क्लास रहेगी BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। इसका चैप्टर नंबर 6 राज्य के प्रकार, चैप्टर नंबर 7 रहेगा सप्तांग का सामान्य परिचय, चैप्टर नंबर 8 स्वामी राजा के गुण दैवीय उत्पत्ति और चैप्टर नंबर 9 भारतीय गणतंत्र का स्वरूप। यानी आज इस क्लास में आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 यानी 4 चैप्टर में आपको इसी क्लास में पढ़ाने वाला। इससे पहले मैंने BSKG 178 के 5 चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पूरा ब्लॉक 5 के 5 चैप्टर में एक वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना तो आप लोग जरूर जाकर के देख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आना पड़ेगा। आप चैनल पर आएंगे, देखिएगा यहाँ पर अध्ययन एजुकेशन सेंटर, आप लोग चैनल पर आ जाना। जहां पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं यहीं पर आ जाइएगा। यहाँ पर होम रहेगा, वीडियो रहेगा, शॉर्ट्स रहेगा, लाइव रहेगा और आपको प्लेलिस्ट में आना है। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे वैसे ही प्लेलिस्ट में आपको BSKG 178 यहाँ आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। थोड़ा प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो सकती है तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आकर के BSKG 178 इसी में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट की मैं पूरी किताब पढ़ाने वाला हूं और खास तौर से ब्लॉग वाइज पढ़ाऊंगा। तो BSKG 178 की प्लेलिस्ट आकर के देख लेना। यहाँ पर प्लेलिस्ट में आना, BSKG 178 का देखेगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप लोग इस वीडियो को भी जा करके जरूर देख लेना। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, 7, 8 और 9। तो देखिएगा हमारा जो चैप्टर नंबर 6 क्या है, राज्य के प्रकार। भाई मेरे जो राज्य होता है उसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के राज्य होते हैं। तो देखिएगा प्राचीन भारतीय राजनीति में राज्य के प्रकार बताइए। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछला जो वीडियो बनाया था मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि इसका एग्जाम कितने नंबर का होगा। तो आप सभी का जो सब्जेक्ट है BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति, इसका जो पेपर होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का एग्जाम होगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 35 मार्क्स यानी 35 नंबर पासिंग रहेगा। 35 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और यह एग्जाम जो आपका ना 3 आवर्स यानी 3 घंटे का होगा। पेपर कितने का होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिएगा। ठीक है, और ये 3 आवर्स का एग्जाम होगा। 3 घंटे का आपका 3 आवर्स का एग्जाम रहने वाला। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राज्य के प्रकार। भाई राज्य के क्या क्या प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और पूरी क्लास को आप लोग ध्यान से सुनेगा। देखिएगा 6.2 में क्या है, राज्य के प्रकार। देखिएगा प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के विविध प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता। भाई प्राचीन समय में भारत में कैसे शासन चलता था, किस प्रकार से शासन प्रशासन को चलाया जाता था, इसके बारे में जानकारियां हमको बहुत सारी मिलती हैं। शासन पद्धति में राजतंत्र, क्योंकि भारत में जो शासन रहा वो राजतंत्र रहा। क्योंकि यहाँ पर भैया क्या होता था, शासन में राजा महाराजा होते थे ना, पितृसत्तात्मक सत्ता थी। शासन कैसे था यहाँ पर, अगर राज्य देखोगे शासन कैसे था, पितृसत्तात्मक सत्ता है, यानी जहां पर पिता के वंश के जरिए पूरी सत्ता चलती ना, इसलिए हम उसको लोग क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मक है। गणतंत्र प्रचलित था, यानी भारत में जो शासन पद्धति है वो राजतंत्र यानी जहां पर राजा होता था। और कहीं कहीं पर पितृसत्तात्मक शासन है। पितृसत्तात्मक यानी जैसे जो भाई अभी कोई राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका पोता राजा बनेगा, इस प्रकार से पितृ। और गणतंत्र भी थे। कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे तो राजा का जो चुनाव होता था कुछ लोगों के जरिए, किसी ग्रुप के जरिए, कुछ खास लोगों के जरिए जो किया जाता था उसको गणतंत्र कहते हैं। यानी राज्य 3 प्रकार के मिलते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति में हम लोगों को 3 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं, राजतंत्र, पितृसत्तात्मक और गणतंत्र। शासन के विविध प्रकार हमें प्राचीन भारतीय, भाई भारत में अलग अलग प्रकार से शासन चलाया जाता था, जिसके बारे में हमें जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य जो भारत में है उससे जानकारी मिलती है। वैदिक काल में राज्य में राजकीय अनुक्रम होता था, क्योंकि वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो भैया वैदिक काल में जो राज्य था वह राजकीय अनुक्रम होता था, अर्थात छोटे राजा
और बड़े राजा का होता था। यानी पहले बड़े-बड़े राजा होते थे, उनके बीच में छोटे-छोटे राजा होते थे। इस प्रकार से राजा कैसे होते थे? वैदिक काल में थे। वैदिक काल में क्या होता है, जैसे मान लो एक बड़ा राजा होता था, तो उसके बीच में छोटे-छोटे राजा होते थे, ठीक है? इस प्रकार से चलता था। ऋग्वेद में भी बड़े राजा के लिए सम्राट शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी जो बड़ा राजा था, उसके लिए क्या बोला जाता भैया? उसके लिए सम्राट बोला जाता था। क्या बोला जाता था जी? जो बड़े राजा ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि ऋग्वेद में बड़े राजाओं के लिए सम्राट शब्द का क्या होता था? प्रयोग किया जाता था। ठीक है? ऐतेर ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ प्रसंग का वर्णन साम्राज्य भोज, स्वराज, भैरव राज्य, ठीक है? परम श्रेष्ठा राज्य, राज्य, महाराज, अधिपत्य आदि उपाधियों का वर्णन है। यानी राजा को कई प्रकार की उपाधियों से कहा जाता था। राजा को भोज्य, स्वराज्य, ठीक है? अलग-अलग उपाधियों से राजा को कहा जाता था, ठीक है? विविध दिशा में अलग-अलग विशेष देवताओं को अलग-अलग राज्यों के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। यानी क्या कह रहे हैं कि राजाओं को अगर हम लोग बात करेंगे, अलग-अलग रूप से क्या किया गया था? प्रतिष्ठित किया गया था। अलग-अलग देवता जो थे, अलग-अलग राज्यों के बारे में थे, ठीक है? उदाहरण के लिए इंद्र को पूरब दिशा में साम्राज्य था। यानी जो इंद्र भगवान है, भैया आप सबको पता ना, जो वर्षा के देवता इंद्र है ना, तो उनका क्या था? पूरब दिशा में साम्राज्य था, ठीक है? सामान्यतः प्रत्येक दिशा के लिए अलग-अलग राजा, देवता का भैया हिंदू धर्म में बोला भी जाता ना कि अलग-अलग दिशा में अलग-अलग देवता है ना, और उनका और देवता का निर्देश भी होता है। शुक्ल यजुर्वेद में उत्तर दिशा में वसु राजा का राजन है। देखो, अगर यजुर्वेद की बात करो तो उत्तर दिशा, ठीक है? उत्तर दिशा जो है उसमें वसु राजा होते हैं, वसु राजन है, ठीक है? दक्षिण दिशा में रुद्र राजा है। क्या है? रुद्र वर्ग है, विराट है। पश्चिम दिशा में आदित्य वर्ग के सम्राट हैं। पश्चिम दिशा जो होती है उसमें कौन से राजा भैया? आदित्य वर्ग के सम्राट यानी राजा हैं। और पूरब दिशा में मारुत वर्ग का क्या है? स्वराट तथा ऊर्ध्वा दिशा में विश्वदेव वर्ग के, यानी अलग-अलग दिशाओं के अलग-अलग राजा हुआ करते थे। क्या भैया? अगर आप देखें उत्तर दिशा में वसु वर्ग के राजन हैं, दक्षिण दिशा में रुद्र वर्ग का विराट है, राजा है, और पश्चिम दिशा में आदित्य वर्ग के सम्राट हैं, पूरब दिशा में मारुत वर्ग के स्वराट, और उधर दिशा में विश्व देवा हैं, ठीक है? यानी अलग-अलग वर्ग के क्या, यानी अलग-अलग दिशा के अलग-अलग देवी देवता होते थे। अलग-अलग जो दिशाएं होती थी, उनके राजा या उनके देवता अलग-अलग प्रकार से क्या है, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। राजन, राजा के लिए राजन शब्द का प्रयोग, विराट शब्द का प्रयोग, सम्राट शब्द का प्रयोग, भोजस शब्द का प्रयोग, स्वराट शब्द का प्रयोग, महाराज शब्द का प्रयोग आदि क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से आधारित था। यानी राजा को कह सकते हो कि अलग-अलग नामों से क्या था? राजा को कह सकते भैया अलग-अलग नामों से बुलाया जाता था या कहा जाता था। यानी जो राजा होता था उसके अलग-अलग प्रकार के नाम हैं। शुक्र नीति में उपाधि शासक में वित्तीय क्षमता पर आधारित हो गई थी। सामंत के लिए 1 से 3 लाख, रजत कर्ण मंडलिका के लिए 4 से 10 लाख, स्वराज के लिए 51 से 100 लाख, साम्राज्य के लिए 1 से 10 करोड़, और विराज के लिए 11 से 50 करोड़, सार्वभौमिक के लिए 51 से 100 करोड़ से अधिक कोष, यानी किस राजा के पास कितना पैसा है उस आधार पे राजा को माना जाता था। यानी आपके पास कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, और आपके पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसी के आधार पर कह सकते हो कि जो राजा था उसको कह सकते हो कि वहां पर माना जाता था राजा को लेकर के, ठीक है? आप देखिए, अगर हम देखें भाई राजा की यानी राज्य में सबसे पहले सभा का जिक्र होता है। क्या जी? सभा, ठीक है? क्या होता है? राज्य में सबसे पहले क्या है? सभा है। तो देखिएगा सभा क्या है? वैदिक वर्णमन में राजा के निरंकुश पर नियंत्रण रखने के लिए सभा या समिति नामक महत्वपूर्ण, देखो भैया जो राजा होता था प्राचीन इतिहास में अगर आप देखोगे, जो राजा होता है, राजा पर एक प्रकार से नियंत्रण यानी इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार की सभा या समिति होती थी। कुछ लोगों का ग्रुप होता था, जिनकी सलाह से कह सकते कि राजा सभी अपने बड़े फैसलों को लेता था। राजा या जो राज्य था, राज्य में सभा होती थी, और जो क्या करती थी, राजा को एक प्रकार से निरंकुश यानी तानाशाह बनने से रोकने का काम करती थी, ठीक है? राजा पर नियंत्रण रखने का काम क्या था? राजा पर
नियंत्रण रखने का काम कह सकते हो कि सभा या समिति करती थी। इसके अतिरिक्त पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, विधस्त, रत्नी आज भी राजा एवं राज्य के नियंत्रण के लिए संचालन में अग्रणी, यानी राज्य को चलाने में और राजा को कंट्रोल करने में पुरोहित यानी जो पंडित होता है, जो राजा के यहाँ पर पूजा पाठ करवाता था, सेनानी यानी सैनिक, ग्रामीण की यानी गांव के लोग, विधस्त और रत्नी जो है, ये लोग राजा और राज्य पर क्या करते थे, नियंत्रण करते थे और राज्य को चलाने में अपनी विशेष भूमिका निभाते थे। यानी जो सभा थी, जो समिति थी, राज्य को एक राज्य यानी राज्य में राजा को तानाशाह बनने से रोकती है, ठीक है। और सभा या समिति की सलाह पर जो राजा होता था वह अपने साम्राज्य को चलाता था या शासन प्रशासन को क्या है वह चलाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे पुरोहित हो गया भैया, सेना के लोग हो गए, गांव ग्रामीण यानी गांव के लोग, विधस्त, रत्नी आदि लोग जो थे राज्य को चलाने में राजा की मदद करते थे और राजा पर नियंत्रण रखते थे। ये संस्थाएं राजा को सभी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों में सहयोग करती थी। जैसे पुरोहित है, सेनानी है, ग्रामीण है, समिति है, सभा है, राजा को राज्य चलाने में क्या करती थी, मदद करती थी। सामान्यतः सभा कुलीन और सर्वसंपन्न व्यक्तियों का समूह था। ये जो सभा होती थी ना, इसमें अमीर अमीर लोग होते भैया। सभा क्या करती, सभा और समिति राजा को शासन प्रशासन चलाने में क्या, राजा को शासन प्रशासन चलाने में मदद करती थी। और जो सभा होती थी इसमें अमीर अमीर व्यक्ति होते थे, कुलीन वर्ग के जो होते थे वह सभा में होते थे। सर्व संपन्न यानी अमीर या संपन्न लोगों के परिवार लोग समिति में होते थे। राज्य अभिषेक अथवा अन्य राजकीय कार्यों में सभा एवं पूर्ण समिति मध्य पूर्व मत यानी क्या है, राजा का अगर राजा कोई बनता था या राजा कोई यज्ञ हवन करवाता था या राजा कोई सरकारी फैसले लेता था, डिसीजन लेता था, तो सभा या समिति की राय मशवरा लेकर के क्या भैया, जो सभा होती थी, जो समिति होती थी, सभा और समिति की राय और मशवरा लेकर के ही क्या किया जाता था, राजा जो था कोई भी फैसले लेता था। जो सभा या समिति होती थी, सभा या समिति की बिना राजा कोई फैसले नहीं लेता था। वैदिक वर्णन में सभा एक पूर्णता प्रचलित और सम्मान संस्था है। अगर वैदिक काल की बात करूं तो सभा भैया एक प्रचलित, पूर्णता प्रचलित और सर्वमान संस्था थी। सभा शब्द का व्युत्पत्ति का अर्थ है सहमति अर्थात सहयोग करने वाली। सभा क्या करती थी, राजा को शासन प्रशासन चलाने में क्या करती थी, मदद करती थी। सभा का अपर नाम वरिष्ठ था, अर्थात दृढ़ संकल्प में युक्त श्रेष्ठ मनुष्य। सभा क्या थी, एक प्रकार से जो श्रेष्ठ मनुष्य होते थे भैया, जो अच्छे अच्छे लोग होते थे, पढ़े लिखे जानकार अमीर वर्ग के जो लोग थे, वह सभा के क्या होते थे, सदस्य होते थे। सभा द्वारा न्याय को प्राप्त व्यक्तियों को संप्रसन्न होने और दोष युक्त होने का विवरण। देखो जो सभा होती थी भैया, राज्य में किसको सजा सुनाई गई है, किसको दुख है, इन सभी चीजों की क्या होती थी, उनको जानकारी होती थी। सभा के जरिए ही राजा जो होता था सभी अपने फैसले लेता था। ऋग्वेद में सभा व समिति प्रजापति की दो समान पालन करने योग्य पुत्रियां हैं, अर्थात सभा को उत्तम परामर्श दाता होने के लिए अभिलाषी। सभा जो थी राजा को एक प्रकार से सलाह देती थी, सलाहकार के रूप में कह सकते। जो सभा थी वह राजा के लिए काम करती थी। साथ ही सभा में विवेकपूर्ण और विनम्र वाणी के लिए लोग होते थे। यानी सभा में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो राजा के प्रति ईमानदार होते थे और राजा को अच्छी अच्छी सलाह देते थे, उन्हीं लोगों को कह सकते हो कि सभा में रखा जाता था। क्योंकि राज्य को चलाने में जो सभा के लोग थे वो क्या करते थे, मदद करते थे, ठीक है। एक प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलता है, वैदिक काल में सभा समाज के उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था, जिसमें समाज के लिए प्रतिष्ठित लोग सभासद होते थे। यानी जो सभा होती थी वह राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजा सभा या समिति के जरिए शासन प्रशासन को चलाता था, लेकिन जो सभा होती थी वह अमीरों का एक प्रकार से गुट था, ठीक है। राजा सभा के अध्यक्ष या सभापति होता था। राजा जो होता था वो सभा का एक प्रकार से अध्यक्ष होता था, या एक प्रकार से कह सकते हो भैया सेनापति होता था। राजा जो होता था वह एक प्रकार से कह सकते हो कि उसका अध्यक्ष या सेनापति के रूप में क्या करता था, वह काम करता था। समझ रहे हो, राजा सभा के अध्यक्ष या सभापति ही होते थे। राजा
सभी प्रकार के कार्य और परामर्श व अंतिम निर्णय सभा के मध्य से ही होता था। उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों की सभासद के रूप में यानी सभा में महिलाओं को भाग लेने नहीं दिया जाता था। क्या सभा में कह सकते हो भैया जो महिलाएं थी वह भाग नहीं लेती थी। ठीक है, क्या उत्तर वैदिक काल में इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है? क्या महिलाएं भी सभा की उसमें मेंबर होती थी, मेंबर नहीं होती? इसके बारे में कोई भी जानकारी इतिहास में कह सकते हो हम लोगों को नहीं। पॉइंट रहेगा क्या है? समिति। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या गया भाई मेरे? समिति क्या है देखिएगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्था में समिति सर्वमान्य सर्व जनता का समिति जो कह सकते कि एक प्रकार से एक राजनीतिक संस्था समिति जो होती थी। ठीक है, समिति जो है समजमाइती से बना है, जिसका अर्थ होता है एक एकत्र करना। समिति क्या करती थी? लोगों को एकजुट करती थी, एकत्र करती थी। समिति भी एक प्रकार की संस्था है जो राज्य का शासन प्रशासन चलाने में क्या करती थी? मदद करती थी। क्या करती थी भाई? हेल्प करती थी। ठीक है, राजा का निर्वाचन समिति के माध्यम से होता, यानी राजा का जो चुनाव होता था राजा को समिति चुनती थी। समिति एक प्रकार की भैया सभा है जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, ज्ञानी लोग। ठीक है, समिति ही क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी। राजा का जो पद होता था वह अगर कहीं पर गणतंत्र राज्य है, राज्य जो है गणतंत्र है, ठीक है, तो वहां पर समिति जो होती थी वो राजा को चुनती थी, उनको निर्वाचित करती थी। विषों द्वारा निर्मित समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। यानी जो समिति, जो श्रेष्ठ समिति होती, विष जो होते थे, जो बड़े बड़े गांव होते थे, उनके गांव के जो मुखिया उखिया होते, समिति के मेंबर होते थे, वही समिति जो थी राजा का चुनाव करती थी। ऋग्वेद में समान लक्ष्य, नीति और मन के साथ कार्य करने वाली संस्था के रूपों में बताया गया। यानी ऋग्वेद में कहा गया जो समिति है वह लक्ष्य को लेकर के, नीति को लेकर के और मन के साथ क्या करती थी? काम करती थी। राजा समिति में उपस्थित होता था। जब भी समिति की सभा होती थी तो जो राजा होता था वह समिति में क्या होता था भैया? उपस्थित होता था। यदि राजा समिति में उपस्थित नहीं होता था तो उसे असत्य राजा कहा जाता था। भैया राजा की जिम्मेदारी थी कि राजा जब समिति की सभा हो उसमें उसका रहना जरूरी है। अगर नहीं होता था तो उसको बढ़िया राजा नहीं बताया जाता था, अच्छा राजा नहीं मानते थे। समिति अपने वक्तव्य इस प्रकार देते थे जो समिति में सर्वसम्मति स्वीकार, यानी समिति अगर कोई डिसीजन लेती थी, अगर कोई फैसला लेती थी तो भैया सबको मानना पड़ता था। समिति एक प्रकार की सभा है और समिति में जो भी फैसले लिए जाते थे, जो भी निर्णय लिए जाते थे, वह सभी व्यक्तियों को क्या है? मानना पड़ता था। यह आपको मानना ही पड़ेगा। अर्थवेद के अनुसार समिति राज्याभिषेक, युद्ध काल, राष्ट्रीय संकट में बैठक होती थी। समिति की कह सकते इमरजेंसी कोई पड़ जाए, जैसे भैया राजा का राज्याभिषेक होना है तब समिति बुलाई जाती थी, या राज्य पर कोई संकट है, युद्ध आ गया है, राज्य को युद्ध लड़ने जा रहा है तब समिति की सभा बुलाई जाती थी, या कोई देश पर, राज्य पर कोई संकट आ गया है, राजा पर या प्रजा पर या राज्य पर किसी ने हमला कर दिया या कोई राष्ट्रीय संकट है, तब समिति की जो सभा होती थी उसको बुलाया जाता था। प्रत्येक जन का आधिपत्य राजा या सम्राट के हाथों में होता था। यानी प्रत्येक जो जन होते थे उनका जो आधिपत्य था राजा ही के हाथों में क्या है? होता था। अगला है विदर्थ। देखिएगा, प्राचीन भारतीय राजनीति में वैदिक काल में विदर्थ महत्वपूर्ण संस्था है। विदर्थ शब्द विद धातु से, जिसका अर्थ है ज्ञान, लाभ और सत्ता। विदर्थ क्या है? जिसका मतलब क्या था भैया? ज्ञान, लाभ, सत्ता, अर्थात ज्ञान लाभ अर्थ में ही सभा, संगोष्ठी सभा का अर्थ ग्रहण किया गया। ऋग्वेद में विदर्थ का प्रयोग बहुत अधिक हुआ। विदर्थ और समिति में इस अर्थ में भिन्न प्रतीत होती है कि विदर्थ में स्त्रियों की सहभागिता होती थी। यानी जो विदर्थ है, देखो जैसे समिति होती है, एक प्रकार की सभा होती थी, उसी प्रकार से विदर्थ भी होती थी। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। यानी विदर्थ में कह सकते हैं महिलाओं की भी भूमिका होती थी। यह भी एक प्रकार की क्या है? समिति है, सभा है, जो क्या करती है? राजा को क्या करती है? सलाह देती। क्या करती है जी? यह राजा को क्या करती है? सलाह देने का काम करती। कौन करती है? विदर्थ करती है। और विदर्थ में महिलाएं भी भाग लेती थी।
इसमें महिलाओं की भूमिका भी हम लोगों को क्या है देखने को मिलती है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में यशोवा नामक स्त्री के विदर्भ में सहभागिता ग्रहण करने का पता चलता है। यानी ऋग्वेद के पहले चरण में पता चलता है कि ये जो विदर्थ था इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, क्योंकि एक महिला के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है। विदर्थ में युवक द्वारा युवती को शामिल किया जाता था। यानी विदर्थ जो होता था उसमें जो पुरुष होता था वह महिलाओं को शामिल करते थे। ठीक है, सूर्य द्वारा विदर्थ को एकत्र करने के लिए संबोधित किया गया उल्लेख है। विदर्थ का संबंध सैनिक, नागरिक, धार्मिक कार्यों से था। यानी जो विदर्थ था एक प्रकार की सभा होती थी जो सैनिक कार्यों को, नागरिक कार्यों को और धार्मिक कार्यों का क्या होता था काम करती थी विदर्थ। ठीक है, अगला रत्नी क्या है? रत्नी देखिएगा, प्राचीन भारतीय राजनीति में अर्थवेद में राजा का निर्वाचन करने के लिए वेद में राजकर्ता कहा गया है। अर्थात ऋग्वेद में धीरव, रथकार, लव कर्मकार, विद्वान, सूत, ग्राम प्रभु आदि राजा के कर्ता कहे गए हैं। अतः इन्हें राज्याभिषेक जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर उपस्थित, भैया जब कोई राजा बनता था उस समय पर धीरवा, रथकार, रथ वाले, लोहे वाले, विद्वान, गांव के प्रमुख, ये सभी लोग जब होते थे जब कोई राजा बनता था। ठीक है, अभिप्राय यह है कि राजा का निर्वाचन जनसामान्य, कर्मवीरों, ग्रामीण द्वारा, भाई राजा का जो चुनाव होता था जो गांव के लोग होते थे, जो आम आदमी होते थे, जो उनके जरिए गांव के लोगों के जरिए किया जाता था। शासन कार्य में इन सबकी भागीदारी होती थी। भैया शासन प्रशासन चलाने में सामान्य आम जनता जो होती थी, गांव के लोग जो होते थे, इनकी भी क्या होती थी, इनकी भी हम लोगों को भूमिका देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में राजकर्ता के स्थान पर रत्निन पद का प्रयोग बहुलता से किया गया। यानी उत्तर वैदिक काल में कह सकते हो कि रत्निन शब्द का बहुत प्रयोग है। ब्राह्मण साहित्य में इन्हें रत्निन कहा जाता है, जो सामान्यतः रत्निन आदि धारण करने वाले समाज में प्रभुत्वशाली वर्गों में से थे, जो राजा के राज्य संचालन में सहयोग करते। रत्नी क्या होते थे? एक प्रकार के अमीर वर्ग के लोग होते थे। रत्नी कौन होता भैया? अमीर वर्ग के लोग होते थे जो राजा को शासन प्रशासन चलाने में क्या करते थे? मदद करते थे, हेल्प करते थे। रत्निन कौन है? जो शासन प्रशासन चलाने में क्या करते थे? राजा की क्या करते थे? मदद करते थे। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का वर्णन में राजा द्वारा रत्नियों की हवन प्रदान किए जाने का वर्णन है, जिसे सामान्यतः रत्न हसवी संस्कार के रूप में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण के पंचम कांड में 12 रत्नियों की हवन प्रदान करने का वर्णन है। यानी रत्नी जो थे राजा को हवन करवाते थे, या रत्नी जो कह सकते एक प्रकार से शासन प्रशासन चलाने में क्या थी? इनकी मदद करते थे। यानी जो रत्नी क्या होते थे भैया? शासन प्रशासन चलाने में क्या करते थे? ये मदद करते थे। और इस बारे में हमें शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि जो रत्नी है वह क्या थे? राजा को शासन प्रशासन चलाने में क्या करते थे? मदद करते थे। रामायण में रत्नी और राजकर्ता अर्थात वैदिक ग्रंथों में राजकर्ताओं का पद हुआ होता था। अब इसका सारांश आ गया। देखो ये छठा चैप्टर जो ना काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में छठा चैप्टर से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो छठा चैप्टर जो मैंने आपको बताया, राज्य के प्रकार, जैसे सभा क्या होती थी भाई? ये भी एक प्रकार की सभा समिति होती थी। सभा और समिति होती जो राजा का मदद करती थी। विदत भी एक प्रकार के राजा का मदद करती थी, जो खास तौर से राजा का चुनाव करती थी। रत्नी क्या है? रत्नी भी एक प्रकार की सभा या समिति होती थी जो राजा को शासन प्रशासन चलाने में क्या करती थी? मदद करती थी। यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो राज्य को चलाने में क्या करते थे? राजा की मदद करते। जैसे सभा है, समिति है, विदत है, रत्नी है, ये राज्य के क्या हैं? प्रकार हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जी पूछेगा राज्य के प्रकार बताइए, तो आप सबको ये 4 जो प्रकार हैं, सभा है, समिति है, इसका अच्छे से हेडिंग बना करके आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो छठा चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। चलिए छठा चैप्टर हो गया, अगला हम लोग अपना 7वां चैप्टर भी देख लेते हैं। ठीक रहेगा? चैप्टर नंबर 7 रहेगा सप्तरांग का सामान्य परिचय। देखो यहाँ पर खास तौर से अगर आप कह सकते हैं
कि जो सप्तरांग का क्या है सामान्य परिचय, ये आपसे आ सकता है। देखिएगा, सप्तरांग का सामान्य परिचय, खास तौर से आप सबने कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? कौटिल्य के बारे में, जिसे हम आचार्य चाणक्य कहते हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। सबसे पहले इस बात को याद रखना। सप्तरांग का सामान्य परिचय, यानी इसका सप्तरांग सिद्धांत क्या है? यानी 7 कैसे राजा के 7 गुण क्या है, या कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे राज्य के 7 सिद्धांत भी कह सकते हैं, सप्तरांग। देखिएगा, अब से ये एग्जाम में आ सकता है, सप्तरांग सिद्धांत क्या है? पेपर में पूछा जा सकता है और 20 नंबर में आ सकता है। कितने में आएगा जी? 20 नंबर में 7वां क्वेश्चन आ सकता है कि सप्तरांग सिद्धांत को बताइए, 20 नंबर। और 20 में यानी 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ना सातों के सातों लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या, जैसे राजा है, आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है। ये क्या है? सप्तरांग सिद्धांत है। तो देखिएगा, सप्तरांग सिद्धांत सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सप्तरांग सिद्धांत को देखते हैं। तो देखो, सप्तरांग सिद्धांत क्या है? शुक्र नीति में दिया गया। कहां पर है जी? शुक्राचार्य एक संत महर्षि हुए हैं, उन्होंने दिया। देखो, शुक्र नीति में सप्तरांग राज्य को स्वामी आमत्य, ठीक है, सृगत कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल से युक्त कहा गया। ये राजा में 7 प्रकार के क्या है? एक प्रकार से अंग है। राज्य के 7 अंग बताएंगे। क्या बताएंगे जी? जो राज्य होता है, ठीक है, राज्य के 7 अंग हैं। जैसे स्वामी आमत्य, ठीक है, सूतक, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, बल, इसको बताया गया है। शुक्राचार्य ने राज्य के 7 तत्व बताए। क्या कह सकते हैं कि जो शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने राज्य के 7 तत्व बताए हैं, ठीक है? ये शरीर के अंग, जैसे राजा, मूर्धा, मंत्री, नेत्र, मित्र, कर्ण, केश, मुख, सेना, मन, दुर्ग, हाथ, देश यानी पद, सामान्य सिद्धांत है। यानी क्या है? उनके अनुसार मंत्री नेत्र के समान, मित्र कर्ण के समान, केश मुख के समान, सेना मन के समान, दुर्ग हाथ के समान और राष्ट्र पैर के समान है। यानी शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राज्य के जो 7 अंग हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भैया, कि राज्य के जो 7 अंग है, उसमें कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं, राजा के जो मंत्री हैं, वो नेत्र यानी आंख के समान हैं। मित्र जो हैं, कर्ण के यानी कर्ण के समान है। मित्र दोस्त जो हैं, कर्ण के समान है। केश यानी केश क्या है? मुख के समान है। सेना क्या? मन के समान है। दुर्ग क्या? हाथ, दुर्ग यानी किला बोलते हैं, हाथ के समान है। राष्ट्र क्या? राष्ट्र या देश जो होता है वो पैर के समान है, ठीक है? सप्तरांग राज्य के सभी अष्टांग का प्राचीन वर्णन में भिन्न स्वरूप वर्णित है। इस प्रकार सर्वप्रथम सप्तरांग राजा रूप में राजा का कथन कहा गया। देखो, सप्तरांग यानी राज्य के कितने अंग हैं? क्या है? राज्य के अंग। सप्तरांग क्या भैया? राज्य के अंग या राज्य के प्रकार। तो राज्य के अंगों में सबसे पहले आता भैया राजा। राज्य के सप्तरांगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं सबसे ज्यादा राजा है। राज्य के जो भी अंग उसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो राजा है वह सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे इंपॉर्टेंट पद है। भाई, राज्य में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? राजा ही तो है। राजा को शुक्राचार्य जी ने मूर्धार के रूप में माना है। राजा को स्वामी, अधिपति, आमत्य अलग अलग पर्याय से संबोधित। भाई, राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजा को स्वामी भी कहा गया है, राजा को अधिपति भी कहा गया है, राजा को अमत्य अलग अलग पर्याय से संबोधित किया जाता है। शुक्राचार्य जी ने, कौटिल्य आदि आचार्यों ने राजा के लिए अनेक आवश्यक गुण बताए हैं। राजा धार्मिक, उच्च कुला, सत्यवादी, सत्यप्रिय, विनयशील, कृतज्ञ आदि। यानी राजा के गुणों को कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए। अगर हम लोग बात करें कौटिल्य की, महर्षि आचार्य की, चाणक्य की, तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा जो भैया वो धार्मिक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सत्य प्रतिज्ञा होनी चाहिए, विनयशील होना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने 7 गुण बताए। शुक्राचार्य जो है उन्होंने राजा के 7 गुण बताए। भैया, राजा में कितने गुण हैं? शुक्राचार्य जी के अनुसार 7 गुण बताए हैं। जैसे राजा अपने स्वधर्म का पालन करे, अपने धर्म को माने, राजा कर्तव्य वाला हो, प्रजा के प्रति कर्तव्य हो, धर्म अनुसार दंड दे। राजा जो भैया जो धर्म के अनुसार जो दंड है,
किसी को अगर सजा सुनानी धर्म के अनुसार सजा सुनाए। महाभारत में राजा को दैवीय शक्ति युक्त कहा गया, अर्थात पृथ्वी पर देवता का प्रतीक राजा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा जो है वह देवता का एक प्रकार से क्या है, प्रतीक है। क्या भी प्रतीक है, सिंबल है, मान सकते हैं। अर्थशास्त्र में काम, क्रोध, ठीक है, मोह, लोभ, राजसी राजा को वर्णन प्राप्त होता है। राजा के बाद ये राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग उसमें सबसे पहले क्या था भैया, राजा। राज्य के अंग सप्तरांग में कह सकते सबसे पहला पद क्या है, राजा का पद है। उसके बाद राज्य का दूसरा अंग क्या है, आमत्य। शुक्रा नीति में आमत को चक्षु कहा गया है, नेत्र। आमत्य मतलब समझते हो, राजा के जो मंत्री संतरी होते हैं उसको हम लोग होते हैं आमत्य, ठीक है। राजा के जो मंत्री होते हैं, जो सहायक होते हैं, मंत्री मंत्री होते हैं, उनको बोलते हैं आमत्य। आमत्य मंत्री, सचिव आदि के लिए परामर्श दाता, यानी आमत्य क्या करते हैं, राजा को सलाह देते हैं, भैया तुमको क्या करना क्या नहीं करना है। राजा के नेत्र कहे गए आमत्य। आमत्य या सचिव का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कह सकते हैं कि जो सचिव होते हैं, जो आमत्य, आमत्य के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, ऋग्वेद में से। ऋग्वेद में आमत्य के लिए वहां आवन अर्थात सदा साथ रहने वाला कहा गया, यानी ऋग्वेद में भैया आमत्य यानी मंत्री को राजा के साथ सदा साथ रहने वाला कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र के सचिव के रूप में मारुत का उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति आदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों में आमत्य के गुणों का कार्य बताया गया। भाई जो आमत्य यानी जो मंत्री हैं उसको लेकर के कौटिल्य हो, मनुस्मृति हो, शुक्रनीति हो, प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों में अगर आप देखोगे तो आमत्य जो सचिव है या जो मंत्री है उसके अनेक प्रकार के क्या बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। उसके अनेक प्रकार के क्या बताए गए हैं, काम बताए गए, उसके कार्य बताए गए हैं। कौटिल्य के शब्दों में राज्य चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मंत्री है उसके मत को सुनना आवश्यक है। ये राजा को अगर अपने राज्य को चलाना है तो मंत्री की जो सलाह है, मंत्री की सलाह माननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा को अगर अच्छा शासन प्रशासन चलाना है, अगर राजा चाहता है कि मैं एक बढ़िया शासन प्रशासन चलाऊं, तो उसके जो मंत्री हैं, मंत्रियों की उसको क्या उनकी बात को सुनना जरूरी है। कौटिल्य ने आमत्य व मंत्री में अंतर किया है। आचार्य कौटिल्य राजा को योग्य आमत्य नियुक्त करके शासन व्यवस्था संचालित करने का। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को जो लोग योग्य हैं, ठीक है, जो व्यक्ति योग्य है उसी को ही मंत्री बनाओ और उनके जरिए क्या होना चाहिए, शासन प्रशासन को चलाना चाहिए। तो कौटिल्य कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य है उसी को ही मंत्री बनाना चाहिए। अगर आपने अयोग्य व्यक्ति को मंत्री बना दिया तब कह सकते कि वो शासन प्रशासन को अच्छी तरीके से शायद चला ना पाए। इसलिए जो व्यक्ति योग्य है, योग्य व्यक्तियों को ही हमें क्या करना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, राज्य के अगला अंग क्या है, जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है लोगों का निवास। जनपद यानी जहां पर लोग निवास करते हैं उसको जनपद। राज्य का तीसरा अंग क्या है, जनपद। जनपद क्या था कि जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर रोजों को घर है, बस्तियां, उसको हम बोलते हैं जनपद। राज्य के सप्तणांगात्मक स्वरूप में जनपद यानी अर्थात राष्ट्र का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राष्ट्र का प्रयोग बहुत हुआ है। शुक्रनीति, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः राष्ट्र एवं जनपद का प्रयोग राज्य के एक अंग के रूप में किया गया है, परंतु जनपद सामान्यतः छोटे भूभाग को बोला। छोटा जो इलाका होता है, छोटा जो एक प्रकार से कस्बा होता है, उसको हम जनपद कहते हैं। जैसे आज जनपद को डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से बोलते हैं ना, जिला। यानी जनपद भी क्या है कि राज्य का एक अंग है। क्या है, जनपद भी क्या, राज्य का एक अंग है, ठीक है। जनपद में कह सकते कि विशाल क्षेत्र होता है जिसमें जनता निवास करती है, आम जनता जो है वहां पर रहती है। एक सुनियोजित एक इलाका होता है, क्षेत्र होता है जहां पर राजा और प्रजा की सुरक्षा मिलती है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर बसवाना चाहिए। शूद्र कृषि बहुल गांव में इस प्रकार के 1 कोस 2 कोस दूर बसाया जा सकता, ताकि आपातकाल की एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो जनपद क्या है कि जहां पर लोग रहते थे, जहां पर लोग निवास करते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं जनपद।
जनपद कह सकते हैं एक प्रकार से कस्बा होता है, एक प्रकार से इलाका होता है, जहां पर लोग आकर के क्या करते हैं, निवास करते हैं। राज्य का तीसरा अंक क्या भैया, जनपद। जनपद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, दुर्ग, यानी राज्य का अगला जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग का मतलब था किला। क्या है, दुर्ग एक प्रकार का, दुर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं। ठीक है, दुर्ग क्या एक प्रकार का किला है, जैसे राजा राजधानी में किला बनवा लेता था ना सुरक्षा के लिए। राजा का प्रमुख अंग दुर्ग है। राजा का अगला अंग या अगला क्या है, दुर्ग है। दुर्ग को राज्य का हस्त बोला जाता है। राज्य का हाथ किसको बोला गया, दुर्ग को। राज्य की सुरक्षा को लेकर के दुर्ग बनाया जाता है। राजा को 6 प्रकार के दुर्ग, धन्य दुर्ग, माही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग का निर्माण कराना है। यानी राजा को कुल 6 प्रकार के दुर्गों का निर्माण करना है। देखो कह सकते हैं प्राचीन भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि जो राजा है उसको टोटल कितने 6 प्रकार के जो दुर्ग होते हैं उनका निर्माण करवाना चाहिए। यानी जो राजा है उसको कुल 6 प्रकार के जो दुर्ग होते हैं उनको बनवाना चाहिए और उनका निर्माण करवाना चाहिए। ठीक है, राजा को 6 दुर्ग बनवाए। अगला है कोष। भैया राज्य के महत्वपूर्ण अंकों में कोष है। कोष यानी पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा, उसको बोलते हैं हम लोग कोष बोलते हैं। जो कोष है यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको भी क्या माना जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोष क्या बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्राचीन भारतीय में कह सकते हैं कि पुरुषार्थ चतुर्थ अर्थ यानी महत्व के विस्तार है। राजनीति में कोष का महत्व यानी राज्य में कह सकते हैं कोष बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन दौलत रुपया पैसा, कोष के बल पर ही भैया पैसा रुपया पैसा होगा तभी तो शासन प्रशासन चलेगा, तभी तो सेना बनेगी, किलों का निर्माण होगा। राज्य का संचालन बिना पैसे के नहीं किया जाता है। राज्य को चलाने के लिए जो कोष है यानी जो धन है जो पैसा है उसकी क्या है, उसकी सख्त जरूरत है। क्या है कि जो कोष है जो पैसा है उसकी उसकी क्या भैया सख्त जरूरत यहाँ पर कह सकते कही गई है, यह महसूस की गई है। राज्य को चलाने के कोष में पूर्वज राजाओं द्वारा संचित धन स्वयं द्वारा, भैया जो कोष होता है जो राज खजाना होता है उसमें जो पहले के राजा पैसा रखते हैं और जो राज्य को जितनी आमदनी होती है वो सारा पैसा किसमें क्या कोष में रखा जाता है। कोष स्वर्ण आदि बहुमूल्य रत्नों का भंडार हो। कोष में क्या भैया सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जो हीरे जवाहरात, ये सारी चीजें जो होती कोष में रखी जाती है, जिससे आपातकाल में प्रजा की रक्षा। कोष राजा जो कोष रखता था, पैसा रखता था ताकि अगर कभी जरूरत पड़े, क्या अगर कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए इन चीजों की किया जाता है। ठीक है, क्या अगर उसकी कभी जरूरत पड़े, अगर महसूस हो तो उसके लिए क्या करते हैं, राजा क्या करता है कोष रखता था। राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, भूमि की सुरक्षा के लिए और सेना और युद्ध में अगर कभी जरूरत पड़ी तो राज्य अपना अलग से क्या रखता था भैया, कोष रखता था, खजाना रखता था। राज्य को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए भैया राजा को सबको सैलरी भी देनी है, सबको वेतन भी देना है। तो राज्य का भाई जिस राज्य के पास जितना ज्यादा पैसा होगा राज्य का शासन प्रशासन उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा बढ़िया चलेगा ना। इस बात को तो आप लोग मानते हैं ना। तो राज्य में कह सकते राज्य का अगला अंग क्या, कोष है। कोष बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोष नहीं रहेगा तो राज्य का विकास नहीं हो सकता, राज्य आगे बढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता भाई। बिना पैसे के क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होता आज के जमाने में। ठीक है, राज्य का अगला तत्व क्या है भैया, दंड यानी बल है। कि राज्य जो नियम कानून बनाता, क्या है कि जो राज्य नियम कानून बनाता है, अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का, उन कानूनों को अगर नहीं मानेगा तो राज्य यानी जो राजा है उनको दंड यानी उनको एक प्रकार से सजा भी सुना सकता है। तो राज्य का यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है कि वह बल का प्रयोग कर सकता है। वह किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर या न मानने पर उसको सजा सुनाई जा सकती है। राजा कह सकते हैं राज्य को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए वह दंड भी दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य के नियम कानून को नहीं मान रहा है और राज्य के खिलाफ उसकी गतिविधि है, अगर वह राज्य के खिलाफ काम कर रहा है तो राजा का यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राज्य के लिए दंड का महत्व, जो मजबूत राष्ट्र होते हैं उनके लिए दंड का विधान जरूरी है। दंड सेना के माध्यम से ही आंतरिक और बाह्य आपदाओं से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में शक्ति को बल कहा गया है। उनके अनुसार ज्ञान रूपी बल, मंत्र शक्ति, कोष दंड रूपी बल, प्रभु शक्ति और पराक्रम
उत्साह शक्ति है। यानी दंड जो है भैया राज्य को बेहतर चलाने के लिए दंड यानी राज्य हमेशा क्या करता है, दंड का भी पालन करता है। अगर राज्य के नियम कानूनों को कोई नहीं मानेगा भैया राज्य सजा सुनाएगा। देखो अगर हमारा देश है, अगर हमारे देश में भाई अगर तुम किसी कानून का किसी नियम का क्या करोगे, उल्लंघन करोगे, नहीं मानोगे तो क्या होता है, दंड मिलता है ना, सजा सुनाई जाती ना। भैया अगर कोई चोरी करेगा, अगर कोई किसी को मारेगा पीटेगा, अगर आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसके खून वून हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, तो आपको जब भाई आपको कोर्ट में लिया जाएगा, आपको सजा मिलेगी, सजा सुनाई जाएगी ना। तो राज्य जो है दंड का प्रयोग करता, बल का प्रयोग करता। भैया अगर राज्य बल का प्रयोग नहीं करेगा तो राज्य में जो प्रजा है ना वो अपने मन का करेगी, कोई कुछ मानेगा ही नहीं। तो राज्य के अगला अंग क्या है, दंड यानी बल। राज्य दंड या बल का प्रयोग करता ताकि वह शासन प्रशासन को बेहतर ढंग से या अच्छे ढंग से कह सकते चला सके, इसलिए राज्य जो है बल या दंड का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, राज्य का अगला अंग क्या है, मित्र। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में से 7वां अंग मित्र यानी इंद्रियों के समान महत्वपूर्ण। मनुष्य किसी के साथ उपकार या अपकार करने में क्रमशः मित्र या शत्रु होता है। देखो मित्र क्या है, इसमें बताया गया कि राज का जो 7वां अंग मित्र इसलिए बताया गया कि राजा को अपनी प्रजा को एक प्रकार से जिस प्रकार से दोस्त का संबंध होता है उस प्रकार से संबंध को रखना चाहिए। भाई मित्र जो होता है अच्छा भी होता है खराब भी होता है, तो राजा को मित्र के स्वभाव से जनता को देखना चाहिए, क्योंकि मित्र कभी बुरा भी होता कभी अच्छा भी होता है। राजा को मित्र राज्य की उन्नति और शत्रु राज्य की अवनति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही राजा जो भैया की जो मित्र है तुम्हारा, राजा को चाहिए जो उसका दोस्त है भई वो आगे बढ़े, लेकिन जो उसके दुश्मन है उनका नाश हो, उनको उनको खत्म किया जाए। इस प्रकार से उसका क्या होना चाहिए, उसको हमेशा इस प्रयास में लगना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि राज्य में हर व्यक्ति जो आपका मित्र है वह आगे बढ़े और जो व्यक्ति आपके शत्रु हैं उनका नाश हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो आपके शत्रु होंगे फिर वो आपको राज्य का शासन प्रशासन चलाने में मदद नहीं करेंगे। राजा अपने राज को मजबूत करने के लिए अपने राजा के जो हितैषी लोग हैं, राजा का जो हित चाहते हैं, उन लोगों का मदद लेकर के राजा क्या कर सकता है, अपने राज्य को बेहतर चला सकता है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार मित्र राजा को युद्ध में सहायता करने वाले हितकारी अथवा युद्ध काल में सहयोग देने वाला होता है। यानी कौटिल्य कहता कि जो मित्र होते हैं, राजा को अपनी प्रजा को मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि अगर कभी युद्ध हो जाए तो जो प्रजा है वह राजा के साथ कह सकते हो कि मित्र की तरह व्यवहार करे और युद्ध के समय राजा के लिए वह एक फ्रेंड यानी मित्र की तरह सपोर्ट करे या मदद करे। महाभारत में भी स्पष्ट कौटिल्य कहते हैं मित्र वंश परंपरागत से हो, अस्थाई हो, वश में रहो, जो कभी विरोध नहीं करे, शक्ति संपन्न हो और समय पर। यानी मित्र कौन है भैया, जो समय पड़ने पर आपकी मदद करता है, आपको ताने नहीं सुनाता है, किसी भी बुरी परिस्थिति में जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, जो आपके सपोर्ट में खड़ा है, वही व्यक्ति मित्र है। इसलिए राज्य को भी अपने शत्रु और मित्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राज्य का 7वां अंग क्या है, मित्र। यानी राज्य को यह भी पता होना चाहिए कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है, क्योंकि अगर आपको दोस्त और दुश्मन पता रहेगा तो शायद आप दोस्तों की सलाह लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोस्त और दुश्मन के बारे में पता नहीं है तो भैया जो दुश्मन होगा वह तो आपकी टांग ही खींचेगा, वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। तो राजा के लिए राजा का 7वां अंग क्या है, मित्र। यानी वह उसके कौन हितैषी हैं, कौन उसको अच्छा मानते, कौन चाहते कि राजा आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़े, और कौन ऐसे लोग जो उसमें। ये 7 अंग हैं। क्या है, ये 7 अंग हैं। पेपर में आपसे पूछेगा सप्तरांग सिद्धांत क्या है, और जब भी एग्जाम में आपसे 7वें चैप्टर में सप्तरांग अव्यय या सप्तरांग सिद्धांत आए तो आपको यही 7 जो अंग हैं इनको एक-एक पॉइंट लिखना है, भूमिका हेडिंग बना करके आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो इसी के साथ हमारा जो 7वां चैप्टर है वह समाप्त हो गया है। अब चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि आज इस क्लास में आपको मैं 6ठा चैप्टर पढ़ा दिया, 7वां चैप्टर भी पढ़ा दिया। अगले 2 चैप्टर हम लोग और पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, क्योंकि इस प्रकार से मैं आपको पूरी किताब ब्लॉक वाइज पढ़ा रहा हूँ। पहला ब्लॉक में 5 चैप्टर था, वो पांचों के पांचों चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और मैंने आपको बोला कि आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अब 2 चैप्टर इसमें पढ़ा दिया, अब चलिए हम लोग अपना 8वां चैप्टर जो है उसको भी पढ़ लेते हैं और फिर 9वां भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा, स्वामी
राजा के गुण, दैवीय उत्पत्ति। चैप्टर नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो स्वामी क्या है, राजा के कौन-कौन से गुण होते हैं और दैवीय उत्पत्ति क्या है। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आपके एग्जाम में इनको पूछा भी जरूर जा सकता है। तो सबसे पहले देखा कि स्वामी क्या है। स्वामी को कई बार राजा भी बोला जाता है। स्वामी क्या, राजा को ही कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा प्राचीन भारतीय राज्य शक्ति के केंद्र बिंदु में स्वामी को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। यानी जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीति है उसमें जो स्वामी है उसको सभी ने भैया स्वीकार कर लिया, यानी एक्सेप्ट किया है। स्वामी के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। स्वामी के लिए जैसे राजा भी बोला जाता था, स्वामी को नृप भी बोला जाता था और महीपति भी कहा जाता था। यानी स्वामी को कह सकते हैं, राजा भी कहते हैं, नृप भी कहते हैं और महीपति भी कहते हैं। यानी स्वामी एक प्रकार का राजा ही होता है। ठीक है, या जो शासक होता था, जो शासन प्रशासन को चलाता था, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वामी कह रहे हैं। शुक्र नीति में राजा को मूर्धा अर्थात राज्य का शीर्ष माना गया है। यानी जो शुक्र नीति है उसमें राजा को क्या माना गया है, राज्य में सबसे बड़ा पद माना गया है। यानी क्या माना गया, उसको शीर्ष माना गया है। सबसे बड़ा पद पर क्या है, राजा ही है। राजा या स्वामी सभी राज्यांग का संचालन, यानी राजा जो होता है वह सभी राज्य के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राजा के द्वारा ही राज्य को चलाया जाता था। राजा यानी राजन, राज धातु से बना है। राजा जो शब्द है वह राज धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या भस्मित होना। राजा का मतलब क्या होता है, राज धातु से बना, जिसका मतलब क्या होता है भैया, चमकना। ठीक है, महाभारत में राजा प्रजा का अनुरंजक बताया गया। जो महाभारत है आप सबने पढ़ी भी होगी या सुनी होगी। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो राजा को अनुरंजक बताया गया। शुक्र नीति में राजा को संसार के अभ्युदय का कारण, प्रजा का अनुरंजक और पालक के रूप में, राजा को एक प्रकार से कह सकते संसार का, यानी संसार का उदय करने वाला, प्रजा का पालन पोषण करने वाला है। इस प्रकार से कह सकते राजा को बताया गया है। शुक्राचार्य जी ने राजा को सात्विक, राजसी, तामसी 3 भेद बताए हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जो राजा है उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं। क्या होते हैं, राजा में 3 प्रकार के, क्या भैया, 3 प्रकार के भेद बताए, गुण नहीं भेद के लीजिए। राजा में कौन कौन से शुक्राचार्य जी ने भेद बताए हैं, जैसे सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक गुणों के अधीन राज व्यवस्था चलाने वाले राजकर्ता, यानी दानवीर, क्षमाशील, अनुशक्त, वैराग युक्त सात्विक राजा कहा जाता है। राजा को एक प्रकार से सात्विक है। राजा भैया दान धर्म भी करता है, शील भी है, यानी लोगों को क्षमा भी करता है अगर कोई गलती कर देता है। राजा यज्ञ भी करता है, लोगों को दान पुण्य भी करता है। राजा एक प्रकार से क्या है, लोगों की सहायता भी करता है, लोगों की मदद भी करता है। तो राजा को कह सकते हैं राजा में यह सभी गुण क्या है, होने चाहिए। इसके विपरीत राजा एक प्रकार से, राजा को कुछ को उल्टा भी कहते हैं, जैसे राजा निर्दयी भी होता है, हिंसक भी होता है, असत्यवादी होते भी वह तामसी काल है। क्योंकि राजा का काम ही है कि अगर कोई राज्य के नियमों के कानूनों को न माने तो उसको दंडित करना, अथा जो अहंकारी, लोभी, कपटी प्रकृति के होते हैं वह राक्षस यानी राक्षस कहले हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में राजा को ही काल का कारण माना गया है। यानी राजा को लेकर के कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उन्होंने सभी इंद्रियों के वश में करने वाला बताया। यानी कौटिल्य कहता कि राजा एक ऐसा है जिसने इंद्रियों को क्या कर लिया भैया, जीत लिया है, या सभी इंद्रियों को उसने अपने क्या कर लिया है, बस में कर लिया है। शुक्राचार्य जी ने स्वामी को राज रूपी वृक्ष का मूल, मंत्रगण तना, सेना अध्यक्ष शाखा, सेना का पल्लव पुष्प और प्रजा का फल और भुज यानी भूमि का बीज बोला। किसने बोला, शुक्राचार्य जी ने। क्या बोला है भैया, राजा के बारे में कौन कहता है इस प्रकार की बातें, शुक्राचार्य जी कहते हैं। राजा क्या है, प्रजा का एक प्रकार से पालन पोषण करने वाला। क्या करता है, राजा ही क्या करता है, अपनी प्रजा का क्या करता भैया, पालन पोषण करता है। अगला देखिए इसमें क्या है, राजा के कौन कौन से गुण हैं। क्या है, राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा के गुणों को लेकर के कह सकते हैं हमारे प्राचीन भारतीय राजनीति में क्या क्या कहा गया है
और क्या क्या बोला गया है अर्थशास्त्र के अनुसार। राजा में कौन कौन से गुण, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी। किसने, आचार्य चाणक्य जो है उन्होंने एक किताब लिख रखी जिसको नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिनको हम कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य ने स्वामी के गुणों को लेकर के वर्णन करते हुए कहा है कि वह गुणक, प्रजा गुण और उत्साह गुण के रूप में है। यानी राजा के गुणों को कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अर्थात स्वामी के गुणों को बताया है। राजा के गुणों को बताते हुए कौटिल्य कहता कि राजा जो है वह दैवीय उत्पत्ति के जरिए, देवता दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ है। राजा में धैर्य होना चाहिए, राजा दूरदर्शी होना चाहिए, राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा सत्यवादी होना चाहिए। राजा के गुण है, राजा क्या भैया, धैर्यवान हो, किसी प्रकार का संकट आए तो वह विचलित ना हो, बल्कि उसमें धैर्य होना क्या है, यह राजा का एक प्रकार का गुण है। राजा दूरदर्शी हो, क्या हो, राजा दूरदर्शी हो, ठीक है, एक प्रकार से दूरदर्शिता भी क्या है, राजा का एक प्रकार से गुण है। राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा का भी ये क्या गुण है, राजा धार्मिक हो, राजा सत्यवादी हो, राजा सत्य बोलता हो, कभी झूठ ना बोलता हो, राजा सत्य प्रजत कृतज्ञ हो, राजा जो सत्य के प्रति उसकी आज्ञा हो, राजा उच्च अभिलाषी हो, राजा भैया एक प्रकार से क्या उच्च, राजा उत्साही होना चाहिए, क्या उत्साह उसमें होना चाहिए, राजा बुद्धिमान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजा क्या भैया बुद्धिमान होना चाहिए। राजा में इस प्रकार के सभी गुणों को होने के लिए बताया। यानी आचार्य कौटिल्य यानी अपनी किताब अर्थशास्त्र में राजा के गुणों को लेकर के उन्होंने क्या है अपनी बात कही है कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा के गुणों को उन्होंने क्या किया है, एक प्रकार से बखान किया है। राजा के लिए आवश्यक प्रजा गुण बताया है। राजा का सबसे आवश्यक गुण है कि वह अपने प्रजा का पालन करे, अपने प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखना ही क्या है, राजा का सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। राजा जो है भैया शास्त्राचार, शास्त्र ज्ञान, तर्क वितर्क ग्रहण करने क्षमता, स्मृति, विशेष ज्ञान धारण करता हो। राजा को तर्क वितर्क के जरिए निर्णय लेना, दोष को त्यागना और गुणियों की रक्षा करना राजा का काम है। राजा का काम है कि जो निर्दोष हैं उनको बचाना, जो महात्मा है, ऋषि मुनि है, उनको दान धर्म करना, ठीक है, राज्य की सुरक्षा करना, आपके राज्य की जो प्रजा है सुरक्षित रहे, यह राजा का क्या है, सबसे बड़ा क्या भैया कर्तव्य है, यानी उसका क्या है, गुण है। राजा जो है उत्साही गुणों के कारण राजा में शौर्य यानी वीरता होनी चाहिए। राजा एक प्रकार के क्या है, वीर और पराक्रमी होने की बात बोली गई। क्या राजा क्या होना चाहिए, वीर होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। राजा में शीघ्र कार्य करने की कुशलता हो, राजा नहीं आलसी नहीं हो कि आज काम करना तो काम ही ना करे, 3-3 दिन तक वो एक प्रकार से आलस न, राजा में आलस नहीं होना चाहिए, जल्दी डिसीजन मेकिंग, तुरंत फैसले करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए भैया कि जो तुरंत फैसले करता हो, तुरंत डिसीजन लेता हो। इस प्रकार से राजा के गुणों को कह सकते हो यहाँ पर बताया गया है। राजा कुशलता के 4 गुण बताए गए। राजा में 4 गुण होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे एक प्रकार से स्वामी का विस्तारक, प्रजा का रक्षक, विपत्तियों को खत्म करने वाला, दूरदर्शी, ठीक है, राजा दूरदर्शी होना चाहिए। राजा जो है प्रजा का संरक्षक हो, अपनी प्रजा का पालन पोषण करता हो। राजा एक प्रकार के बुद्धिमान हो, अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। ये राजा के क्या भैया गुण है। मनुस्मृति में राजा को धर्म के अनुसार आचरण करने वाला कहा गया है। मनुस्मृति जो किताब है उसमें कहा गया है कि राजा को राज धर्म का पालन करना चाहिए। यानी राजा को धर्म के अनुसार, धर्म में जो चीजें कही गई हैं, धर्म में जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही राजा को अपना शासन और प्रशासन क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। राजा को धार्मिक जो नियम कानून है, धर्म में जैसे जैसे बोला गया है, धार्मिक नियम कानूनों के अनुसार ही राजा को अपने धर्म का आचरण करे। राजा प्रजा पालक के रूप में वर्णन है। राजा अपनी प्रजा को क्या है, पालता है, पोसता है। उसका एक प्रकार से जैसे हमारे पिता होता है, उसी प्रकार से राजा जो है अपनी प्रजा का पालक है। राजा एक पिता, एक गार्जियन के रूप में है, ठीक है। इस प्रकार से राजा के गुणों को एक कह सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। अगला
दैवीय उत्पत्ति क्या है? देखो, अगर हम लोग बात करें, इतिहास में कहा गया कि जो राजा होता था, जो राजा महाराजा होते थे, ये दैवीय उत्पत्ति हैं, ठीक है? ये भगवान ने इनको भेज रखा है कि जाओ भैया धरती पर तुम शासन प्रशासन को चलाओ, या देवता ने इनको आशीर्वाद दे रखा है। दैवीय उत्पत्ति के कारण ये पैदा हुए हैं, ठीक है? आचार्य मनु के अनुसार संसार में अव्यवस्था, अराजकता आदि को दूर करने के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा हेतु, लोक व्यवस्था कायम करने के लिए भगवान ने राजा का निर्माण किया है। देखो, मनु कहते हैं कि भैया पूरे संसार में लड़ाई है, झगड़ा है, मार है, पीट है, पूरे संसार में शासन चलाने के लिए, संसार में लोगों की सहायता करने के लिए, संसार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कह सकते कि भगवान ने राजा की रचना की है। राजा का क्या है, उन्होंने क्या किया भैया, निर्माण किया है। क्या है? मनु स्मृति में मनु कहते हैं कि आज हमारे समाज में लड़ाई है, झगड़ा है, प्रजा दुखी है, समाज में अव्यवस्था फैली है, तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए परम पिता परमात्मा यानी भगवान ने राजा का निर्माण किया है। इसी को कह सकते हैं दैवीय उत्पत्ति कहा गया है कि राजा को जो जन्म है वह एक प्रकार से देवता यानी दैवीय उत्पत्ति यानी देवता के आशीर्वाद से राजा का जन्म हुआ करके कहा गया कि परम पिता परमात्मा यानी भगवान ने राजा को शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए इंद्र ने, वायु ने, यम ने, सूर्य ने, अग्नि ने, वरुण ने, चंद्रमा ने, कुबेर ने अनेक दिव्य गुणों से राजा को भेजा है, सर्वशक्तिमान बनाया। यानी कह सकते हैं भैया भगवान ने ही राजा को खूब सारी शक्तियां प्रदान की है, खूब सारी शक्तियां दी हैं, ताकि राजा जाकर के लोगों की मदद करे, लोगों की भलाई करे, समाज में शांति बनी रहे, और राजा जो है वह प्रजा का क्या करे, एक प्रकार से पालन पोषण करे, क्योंकि भगवान तो आकर के धरती पर शासन प्रशासन को चलाने वाले नहीं है, ठीक है? और शांति व्यवस्था कौन बनाएगा? इसलिए सभी भगवानों ने, जैसे इंद्र भगवान ने, वायु भगवान ने, यम भगवान ने, सूर्य भगवान ने, अग्नि भगवान ने, वरुण भगवान ने, चंद्रमा भगवान ने, और कुबेर जो देवता है, धन के देवता है, इन सभी ने राजाओं को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है। इसलिए शक्तियां प्रदान की है ताकि राजा में बहुत सारी शक्तियां हो और वह शासन प्रशासन को अच्छी तरीके से चला सके, ठीक है? इसलिए कहा जाता कि राजा जो है वह दैवीय उत्पत्ति है, यानी देवताओं के आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ है? राजा का जन्म हुआ है। राजा जो है वह प्रजा का पालक है, प्रजा का गार्जियन है। जिस प्रकार से माता पिता हमारे होते हैं, वैसे प्रजा के लिए राजा जो है उनके पिता तुल्य हैं, पिता के समान है, और राजा देवताओं के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राजा को देवताओं ने ही कह सकते हो कि जमीन पर भेजा है, इस धरती पर भेजा है कि तुम जाकर के लोगों की मदद करो, हेल्प करो, लोगों की सुरक्षा करो, शासन प्रशासन को चलाओ, राज व्यवस्था को चलाओ, सत्ता का संचालन करो। यानी भगवान ने ही उनको एक प्रकार से कह सकते हो इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि तुम जाकर के राजपाट चलाओगे ताकि जनता में खुशहाली रहे, जनता में शांति व्यवस्था बनी रहे, जनता को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यही दैवीय उत्पत्ति है। दैवीय उत्पत्ति बताती है राजा जो है वह देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने ही कह सकते हैं कि राजा को धरती पर शासन प्रशासन राजपाट चलाने के लिए भेजा है, ठीक है? इस प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार से दैवीय अंशों से निर्मित होने वाले शक्ति और समर्थ से सांसारिक प्राणियों की तिरस्कृत करने वाला, सबको अभिभूषित करने वाला राजा की सर्वोच्च सत्ता है। भैया राजा एक प्रकार से राजा में देवता का अंश है। देवताओं ने ही राजा को कह सकते हो कि खूब सारी शक्तियां दे करके इस दुनिया में भेजा है ताकि वह एक प्रकार से लोगों की भलाई कर सके। राजा क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि उसको देवताओं से क्या मिला है? आशीर्वाद मिला है। क्या मिला जी? आशीर्वाद मिला है, ताकि वह शासन प्रशासन को बेहतर तरीके से या अच्छे तरीके से वह शासन प्रशासन को क्या है? चला सके।
शासन प्रशासन को चलाने के लिए राजा को ही कह सकते हो कि धरती पर भेजा गया है। क्या है? उसको भेजा गया है कि ताकि वह शासन प्रशासन को क्या है, अच्छे तरीके से क्या कर सके, वह चला सके, ताकि उसका जो शासन प्रशासन रहे वह चले। ठीक है, राजा को भगवानों ने आशीर्वाद दिया है। ठीक है, इस प्रकार राजा इन देवताओं के अंश के कारण इंद्रियों देवताओं का समान प्रभाववान हो जाता है। यथा इंद्र वर्षा के द्वारा प्रजा की कामना पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रजाजनों की इच्छा पूर्ति करता है। जिस प्रकार वायु हर जगह रहती है, उसी प्रकार से राजा के गुण हर जगह विद्यमान है। पक्षपात रहित न्याय करने वाला राजा राजधर्म का पालन करता है। पापियों को बांध करके राजा दंड देता है। चंद्रमा के समान राजा लोगों को आनंद देता है, यानी सोम देता है। अग्नि के समान राजा देवताओं को तपस्वी, और कुबेर के समान राजा लोगों को धनवान बनाता है। तो जिस प्रकार से भगवान हम लोगों को कई सारी चीजें देते हैं, उसी प्रकार से राजा जो है वह अपनी प्रजा को क्या है, अपनी प्रजा को क्या है, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको क्या करता है, धनवान बनाता है। क्या बनाता है? उनको धनवान बनाता है। ठीक है, कि राजा में क्या है, इन सभी प्रकार के गुण जो हैं उसमें शामिल हैं। ये सारे गुण क्या है, उसमें शामिल किए गए हैं। आचार्य मनु के अनुसार राजा देवता अंश से उत्पन्न होकर के बालक होने पर अर्थात अपमान तिरस्कार के योग्य नहीं है। यानी जो राजा है वह कह सकते हैं कि दैवीय उत्पत्ति का अंश है। क्या है? देवताओं की उत्पत्ति का अंश क्या है? राजा है। और राजा का कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता है, अपमान नहीं कर सकता है। ठीक है, राजा का जो है कोई व्यक्ति क्या है, अपमान। चैप्टर के बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या है, भारतीय राजतंत्र का स्वरूप। ठीक है, यानी प्राचीन भारत में जो राजतंत्र थे, यानी जहां जहां पर राजा होता था, राजा शासन करता था, उसका स्वरूप कैसा है, राजतंत्र का स्वरूप कैसा है। जैसे अगर आप देखेंगे 9.2 में क्या है, राजधर्म। ठीक है, यानी महाभारत में राजधर्म क्या बताया गया है, मनुस्मृति के अनुसार राजधर्म क्या है, शुक्राचार नीति के अनुसार राजधर्म क्या है, और जो कौटिल्य है, जो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने जो अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है, उसके अनुसार राजधर्म क्या है। यानी महाभारत में राजधर्म को क्या बताया गया है, मनुस्मृति में राजधर्म के बारे में क्या बताया है, शुक्रानीति सार जो है शुक्राचार्य जी ने जो बुक लिख रखी है, उसमें उसके अनुसार राजधर्म क्या है। और जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, जिसे आप आचार्य चाणक्य कहते हैं, और मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने जो आचार्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, उनके अनुसार राजधर्म क्या है। और एक यहाँ पर देखेगा क्या है, मत्स्य न्याय क्या है। मत्स्य न्याय का मतलब था कि जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी से रिलेट करता हुआ क्या है, मत्स्य न्याय है। कहने का मतलब क्या है कि अगर समाज में कोई ऐसी शक्ति नहीं रहेगी, कोई ऐसा शासन नहीं रहेगा, कोई राजा नहीं रहेगा, तो जो ताकतवर व्यक्ति रहेगा वो कमजोर व्यक्ति को क्या है, उसको सताएगा, उसको उसका दमन करेगा, उसको शोषण करेगा। तो मत्स्य न्याय यही बताता है कि समाज में अगर बलशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तो कमजोर लोगों को वो मारेंगे, पीटेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए एक ऐसी शक्ति होने का जरूरी है जो समाज में या राज्य में एक प्रकार से न्याय व्यवस्था को लागू कर सके। और खास तौर से आपके एग्जाम में जो 9.2 है, राजधर्म को लेकर के पूछा जा सकता है। ये 20 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन आपके बारे में आ सकता है कि भैया महाभारत में राजधर्म क्या है, मनुस्मृति में अनुसार राजधर्म क्या है, शुक्रानीति सार जो है उसमें राजधर्म क्या बताया गया है, या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजधर्म के बारे में क्या कहा गया और क्या बताया गया। तो सबसे पहले देखिएगा महाभारत में वर्णित राजधर्म क्या। देखिएगा महाभारत के अनुसार शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को विस्तार से राजा के कर्तव्य, देखो अगर आप बात करें भैया महाभारत में कह सकते हो कि भीम ने युधिष्ठिर को, अपने बड़े भाई को, महाभारत में जो भीम है, ठीक है, उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि राजा के काम क्या है, राजा के कर्तव्य क्या है। अनुशासन पर्व में उमा महेश्वर संवाद में राजधर्म का उपदेश देते हुए कहा गया कि राज्य की प्राप्ति राजा के लिए महान तपस्वी फल के समान है, क्योंकि राजा के अधीन शुभ अशुभ जगत व्यवहार होता है। देखो महाभारत में कहा गया भैया कि जो राजा है, राजधर्म क्या है,
राजा क्या है, राजा राज्य प्राप्त हो जाए, यानी किसी राजा को अगर कोई राज्य प्राप्त हो जाता है तो वह उसके कर्मों का फल है। जैसे मान लीजिए कि तुमको किसी राज्य का राजा बना दिया जाए तो भैया तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तुमने बहुत सत्कर्म किए होंगे, बढ़िया किया होगा पुराने समय, पूरा पिछले जमाने में, तभी आप तुम राजा बने हो। और राजा के जो शुभ कार्य होते हैं, भैया राजा अगर अच्छा करेगा तो प्रजा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, राजा अगर बुरा करेगा तो उसके प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हो? राजा के जो शुभ अशुभ है उससे ही हमारा जो जगत है, जो संसार है वह चलता है। ठीक है? राजा वंश परंपरा, पिता के पराक्रम, अर्जित राज्य यदि राज धर्म के अनुसार संचालन करता है तो वह तपस्वी कहलाएगा। करें भैया, अगर राजा जो है वो अपनी वंश परंपरा के अनुसार पिता की परंपरा के अनुसार अगर राजा अगर अपने राज धर्म का पालन करता है, यानी राज्य को चलाने के लिए अगर वो अपने धर्म का नियमों का पालन करता है तो राजा को यशस्वी कहलाता है। यशस्वी कहलाता है राजा, क्या यशस्वी कहलाता है। राजा स्वयं विनयशील होकर के सेवकों प्रजाओं को विनय की शिक्षा देता है। राजा जो है स्वयं विनयशील होता है, यानी बहुत ज्यादा सहनशील होता है और प्रजा को भी कहता है भैया सहनशील सिखाता है। तभी प्रजा राजा को आदर्श मान करके उनसे सीखती है। यानी जो प्रजा है वह अपने राजा के शुभ कर्मों के, अच्छे कर्मों के, अच्छी बातों को क्या करती है, वह उनसे शिक्षा लेती है। अगर राजा कह सकते हैं राजा का जो चरित्र है बढ़िया है, राजा बहुत अच्छा है, राजा एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह विनयशील है, विनम्र है, क्षमावान है, तो इससे उसकी जो प्रजा होती है काफी कुछ चीजें सीखती हैं। राजा जिनेंद्रियों कर्म क्रोध आदि रहित होकर के शास्त्र रूपी दृष्टि से न्यायपरायण सेवकों की नियुक्ति करता है। यानी जो राजा होता है वह शासन प्रशासन को चलाने के लिए और राज्य में न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए लोगों को नियुक्त करता है। राजा जो है सदाचारी, शास्त्रार्थ, उत्तम, कुलोत्पन्न, आमत नियुक्त करता है। यानी जो राजा होता है वह मंत्री, संतरी, राज्य का शासन प्रशासन चलाने वाले लोगों को क्या करता है, वह नियुक्त करता है। अरे भैया राज्य का पूरा शासन प्रशासन राजा तो अकेले चला नहीं सकता ना, इसलिए कई सारे लोग मंत्री संतरी होते हैं उनको नियुक्त करता है। बुद्धिमान, आमत्य, बहुजन प्रिय राष्ट्र, श्रेष्ठ नगर, कोष, ठीक है, राज अनुरागी, सेना, मित्र तथा विनयशील स्वामी ए राजा के साथ प्रकृति। राजा में क्या क्या होना चाहिए, राजा का नेचर क्या है, राजा भैया बुद्धिमान होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा बुद्धिमान होना चाहिए। राजा जो है बहुजन श्रेष्ठ, यानी अपने राष्ट्र को सबसे प्रेम करे। ठीक है, राजा जो है भैया अपने नगर की रक्षा करे, नगर जो है उसकी राजधानी जो किले उनकी रक्षा करे। राजा अपने कोष का भी ध्यान रखे, जो रुपया पैसा। राजा जो है वह एक अच्छी सेना रखे। राजा अपनी प्रजा के साथ मित्र का व्यवहार करे। राजा में लोगों की क्षमा करने की, अगर कोई इसको सॉरी बोल रहा तो उसको माफ कर देने की, माफ कर देने का जो गुण है, ये सारे गुण राजा में होने चाहिए और राज्य की प्रकृति में होने चाहिए। प्रजा एवं राज्य की रक्षा के लिए राजा इन सभी सहयोग से लोकहित का, यानी जो राजा होता है वो अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए इन चीजों की क्या करता है, मदद लेता है, तभी उसका राज्य चलता है ना। प्रजा के रक्षा हेतु राजा स्वयं को आंतरिक और बाह्य शत्रु से रक्षा करनी चाहिए। यानी राजा को भैया अपनी प्रजा को, उसकी प्रजा सुरक्षित रहे, खुश रहे, इसके लिए राजा को अंदर के देश में जो दुश्मन है, जो बाहरी दुश्मन है, उसको क्या करना चाहिए, उनसे प्रजा की उसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। राजा के लिए प्रजा ही सर्वस्व है। राजा के लिए उसकी जो प्रजा है, जो जनता है, जो आवाम है, वही उसकी सब कुछ है। न्यायपूर्ण, पक्ष रहित, शास्त्र और देश काल स्थिति के अनुसार दंड, यानी जो राजा है वह भैया समाज में शांति व्यवस्था और लोग जो है वह नियम कानून का अगर पालन नहीं करते हैं तो राजा दंड भी दे सकता है, यानी राजा उनको एक प्रकार से सजा भी सुना सकता है। अगर राज्य में कोई व्यक्ति, अगर वह राज्य के जो नियम कानून है उनके अनुसार चलता नहीं है, ठीक है, या उसने कोई गलत काम किया है, तब राजा क्या कर सकता है, उसको सजा सुना सकता है। क्या सुना सकता जी,
उसको सजा सुना सकता है, उसको जेल भेज सकता है। कौन कर सकता है? राजा। राजा जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि वह राज्य में किले का, दुर्ग का, प्रजा की क्या करता है? सुरक्षा करता है। राजा लोभी, दुष्ट और राज्य के अहित करने वाला को दंडित करता है। यानी जो राजा होता है वह भैया जो लालची लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो लोग दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं, राजा इन लोगों को दंड देता है। ठीक है? यानी राज्य में जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, जो लालची व्यक्ति होते हैं और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, राजा उनको क्या करता है? दंडित करता है, उनको सजा सुनाता है। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए विनयशील युवराज को नियुक्त करना चाहिए। यानी राज्य में भैया अशांति ना फैले, राज्य में एक अच्छा शासन चले, इसलिए जब किसी को राजा बना जाए तो वह बहुत ज्यादा विनयशील, बहुत ज्यादा विनम्र होना चाहिए। ये क्या है? गुण है। ठीक है? राजा के लिए बताएं, यदि राजा गुणवान है, शीलवान है, जिनेंद्र है, धर्मपरायण है, उदार चरित है, तो राजा राज्य लक्ष्मी स्थित रहेगी। यानी राजा अगर गुणवान है, बहुत ज्यादा उसके गुण है, शीलवान है, लोगों को माफ कर देता है, राजा ने अपनी सभी इंद्रियों को जीत रखा, अपनी इंद्रियों के बस में नहीं, राजा बहुत ज्यादा दान धर्म पुण्य करता है, राजा का जो चरित्र है, कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, तो राज्य में पैसा बहुत आएगा, राज्य बहुत धनवान रहेगा, राज्य बहुत अमीर रहेगा। राजा को आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का पालन करें। राजा को जब जरूरत पड़े तो वह भैया शक्ति दिखाए, और जब जरूरत पड़े तो अपने प्रजा से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। राजा को स्वयं प्रिय लगने वाले विषय को तिरस्कार करके सभी के हितों के, यानी राजा भैया सभी को, यानी जितनी देश में प्रजा है, जितने पब्लिक है, आवाम है, सबके हितों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। राजा को अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के बारे में क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। ठीक है? ये कहा गया। और इस प्रकार से राज धर्म किसमें बताया गया कि राजा का क्या क्या धर्म है। और ये महाभारत में इस प्रकार से कह सकते हैं कि राज धर्म को बताया गया कि राजा के लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ है, प्रजा खुशी हो, खुशहाल हो, और ताकि वह राज्य की गतिविधियों में भाग ले। यानी जो राज्य में जो प्रजा है उसका भी अधिकार बनता है कि उसको सुरक्षा मिले, उसको सिक्योरिटी मिले। ठीक है? राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, यह भी कह सकते कि राज धर्म का एक कारण है। और महाभारत में कह सकते इस प्रकार से राज धर्म को बताया गया है। अगला देखिएगा, मनुस्मृति के अनुसार राज धर्म क्या है? क्या भैया? जो मनुस्मृति है, मनु है जिन्होंने किताब लिखी है मनुस्मृति, तो भैया मनुस्मृति में राजा का धर्म क्या है? राजा को क्या करना चाहिए? राजा का धर्म क्या? देखिएगा, आचार्य मनु के अनुसार उन्होंने मनुस्मृति में 7 अध्याय में राज धर्म को का बताया है, जिसको सप्तणांक कहते हैं। राजा का आचरण, यानी राजा का जो आचरण है, कैरेक्टर है, कर्तव्य है, अकर्तव्य है, परम लक्ष्य है, प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया। देखो, कह सकते कि मनुस्मृति में राजा के 7 राज धर्म बताए। किसने बताए हैं? मनु ने बताए। किसने बताया भैया? मनु ने। ठीक है? मनु कहता है कि राजा दिव्य गुणों वाला होना चाहिए। राजा में क्या होना चाहिए? दिव्य गुण होने चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार वह राजकीय कार्य को कर सके। राजा में एक प्रकार से दैवीय शक्ति होनी चाहिए। राजा में एक प्रकार से इतने गुण हो कि जरूरत पड़ने पर राजा स्वयं ही अपने कार्यों को समाप्त कर ले। राजा को जो सज्जन लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनका आदर करना चाहिए। मनुस्मृति में मनु कहता है कि राजा को जो सज्जन है, जो विद्वान है, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, राजा को उनको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। राजा को राज्य संचालन के लिए वंश परंपरा का अनुसरण करते हुए शास्त्रार्थ, शूरवीर, कर्मनिष्ठ परीक्षण करके 7-8 मंत्रियों को नियुक्त, यानी राजा को कह सकते भैया राज्य का अच्छी तरीके से चलाने के लिए उसको कम से कम 7 से 8 लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जो वीर हो, पराक्रमी हो, ईमानदार हो। यानी राजा 7-8 लोगों, यानी उनको मंत्री बना करके, यानी आमत यानी मंत्री बना करके अपने राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है। ये मनु कहता है। संधि, विग्रह आदि के लिए हमेशा सभी सहायक मंत्रण करनी चाहिए। यानी राजा को भैया जो उसके मंत्री हैं, संतरी हैं, उनसे समय समय पर क्या लेनी चाहिए? उसको सलाह भी लेनी चाहिए। ठीक है? राजा को गुप्तचरों की नियुक्ति करके शत्रु पक्ष व प्रजा की स्थिति का पूर्ण ज्ञान,
राजा को भैया उसके जो गुप्तचर है, खुफिया एजेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा को एक प्रकार से खुफिया एजेंसी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? ताकि कोई दूसरा देश का व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है तो पहले से उसको पता चल जाए, ठीक है? और प्रजा जो है वह स्थिति का प्रजा खुशहाल है, अच्छी है, राजा के बारे में क्या सोचती है, यह भी चीजें पता चली। यानी राजा को जो गुप्तचर हैं, सीआईडी वाईडी टाइप के जो होते हैं खुफिया लोग, उनको निकल राजा को सुरक्षित अभेद दुर्ग यानी राजा को एक ऐसी राजधानी बनानी चाहिए जिस पर कोई हमला ना कर सके। एक ऐसा किला बनाना चाहिए जो बहुत सुरक्षित हो। धर्मार्थ कार्य के अनुसार यही धर्म के अनुसार राजा को जो ब्राह्मण है, जो ऋषि मुनि है, जो यज्ञ करने वाले हैं, इनको नियुक्त करना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार राजा को जो ब्राह्मण है, जो साधु संत हैं, इनको दान पुण्य करना चाहिए। राजा का यह धर्म है कि वह ब्राह्मणों को दान दे। अगर ब्राह्मण को कुछ पैसे रुपए की जरूरत है तो वह भी देना चाहिए। आचार्य मनु के अनुसार आरंभ में अराजकता की स्थिति थी। संपूर्ण प्राणी मात्र को रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की रचना की। देखो मनु कहता भैया कि जब तक भगवान ने शासन प्रशासन को चलाने के लिए राजा को बनाया है, क्योंकि अगर राजा नहीं रहेगा, अगर कोई शक्ति नहीं रहेगी तो समाज चल नहीं सकता है, समाज आगे बढ़ नहीं पाए। इसलिए तुमने देखा प्राचीन भारतीय राजनीति में दैवीय सिद्धांत आता है। दैवीय सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पिछले चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें दैवीय सिद्धांत बताता ना। दैवीय सिद्धांत यह कि जो राजा है वह देवता के तुल्य है। भगवान ने राजा को भेज रखा है कि भाई तुम जाओ धरती पर राजपाट चलाओ, क्योंकि अगर राजा नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, कोई किसी को मारेगा पीटेगा। भाई एक बात बताओ, अभी हमारे देश में पुलिस हटा दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा? भाई पुलिस कोर्ट कचहरी आर्मी हटा दो तो देखो क्या हालत बनती है। इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो अगर हम राजा की बात करें तो राजा का यह कर्तव्य है कि समाज में शांति रहे, ठीक है, और सभी लोगों की रक्षा हो। और राजा को भगवान नहीं कह सकते हो कि शासन प्रशासन चलाने के लिए भेज रखा है, ठीक है। पवित्र विचारवान सत्य प्रतिज्ञा शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाला राजा को शत्रु मित्र और ब्राह्मण आदि वर्णों के अनुसार दंड का प्रयोग यानी जो राजा है, राजा को जो ब्राह्मण है क्षत्रिय उनको दान पुण्य करे, राजा के जो दुश्मन जो शत्रु हैं उनको मिटा दे। और राजा को भैया अगर कोई व्यक्ति नियम कानूनों को नहीं मानता है तो उसको राजा को दंड देने का क्या है? अधिकार है। ये सारे दंड दे सकता है। राजा अपने विश्वास पात्र सेवकों द्वारा शास्त्र निर्धारित वार्षिक कर संग्रह करे तथा प्रजा की प्रति पिता का समान, यानी राजा को अपने प्रजा को पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। राजा जो है प्रजा के लिए उसके पिता के समान है, इसकी बात कहता है। आचार्य मनु कहते हैं कि राजा युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करे, प्रजा का पालन करे तथा ब्राह्मण की सेवा करे। राजा के कर्तव्य क्या है? राजा का एक प्रकार से धर्म क्या है? राजा की धार्मिक नीति क्या है? मनुस्मृति में मनु कहता है कि राजा भैया युद्धों में जीते, युद्धों में अपनी वीरता को बताए। राजा का कर्तव्य है, राजधर्म क्या है? कि प्रजा का पालन करे, प्रजा खुश रहे, खुशहाल रहे, ठीक है, प्रजा को किसी प्रकार से दुख तकलीफ ये सारी चीजें ना हो। क्या है? यह राजा का कर्तव्य है। तथा ब्राह्मणों की सेवा करे। राजा का यह भी कर्तव्य है कि उसको ब्राह्मणों की सेवा करे, दान पुण्य करे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद वह जरूर ले। यह राजा के क्या है? एक प्रकार से राजा का राजधर्म है। और इसमें मनुस्मृति में मनु इस बात को कहता है, ठीक है। आगे देखिएगा, शुक्रा नीति के अनुसार राजधर्म क्या है? भाई जो शुक्राचार्य जी थे उन्होंने शुक्र नीति में कह सकते हो कि राजधर्म के बारे में क्या कहा, देखिएगा। शुक्राचार्य के अनुसार राजा ही प्रजा का आचरण अथवा प्रेम शुक्राचार्य जी के अनुसार राजा ही प्रजा को आचरण अथवा धर्म में प्रेरित करता है, क्योंकि राजा को दंड के भय से प्रजा अपने कर्तव्य, ये देखो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर राजा दंड का प्रयोग करेगा, राजा अगर बल का प्रयोग करेगा तो प्रजा क्या करेगी? अपने नियम कानूनों को मानेगी, अपने कर्तव्यों को मानेगी, कभी भी वो अपने पथ से रास्ते से हटेगी नहीं, ठीक है। अतः राजा को भी अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा को दंड देना चाहिए। यानी क्या है? राजा को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। अगर राजा भी अगर राजधर्म का पालन नहीं करता है तो उसको भी स्वयं को दंड देना चाहिए। क्या भैया? उसको भी स्वयं को क्या करना चाहिए?
दंड देना चाहिए, उसको भी खुद को क्या करे वो लोग, उनको दंडित करना चाहिए अगर वह उस चीज को नहीं मान रहे हैं, समझ रहे हो? उनको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, ठीक है। अगर राज्य में कोई प्रजा राजा के जो नियम है, कानून उनको नहीं मानती है, तो राजा समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए दंड भी दे सकता है। राजा को बुद्धि, बल, शौर्य, नीति परायणता से सदैव प्रजा पालन करने हेतु दोष हित होकर के दंड धारण करना चाहिए। ये राजा को भैया अपने बल के जरिए, बुद्धि के जरिए, विवेक के जरिए इन सब का प्रयोग करते हुए ही यानी प्रजा को दंड देना चाहिए, ठीक है। शुक्राचार के कारण राजा को दैवीय प्रभाव धर्म से तात्पर्य होने से होता है। राजा के धर्मनिष्ठ, धर्म पालक होने में वह राज्य लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त करता है। करें कि अगर राजा धर्म का पालन करेगा, राजा अगर धर्म के अनुसार नियम कानून को मानेगा, तो उसको भैया लक्ष्मी मिलेगी, यानी उसको बहुत पैसा, धन दौलत खूब मिलेगा, जिससे वह अपने राज्य को आसानी से चला सकता है। शुक्र नीति में राजा के कर्तव्यों को सप्तणांग में वो लिखा गया है। राजा का परम धर्म प्रजा का पालन करना है दुष्टों, यानी राजा का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या भैया, प्रजा का पालन करे, ठीक है, प्रजा उसकी खुश रहे, खुशहाल रहे। राजा का धर्म क्या, प्रजा का पालन करना है। और जो गलत लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन लोगों का उसको दमन करना चाहिए, उनको मार के हटा देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए। राजा का पहला कर्तव्य क्या है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो। मनु स्मृति में मनु इसी बात को कह रहा है कि भैया राजा जो है वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, यानी उसका जो राज धर्म है, प्रजा प्रजा जो है वह दुखी ना रहे। प्रजा के जो यानी राजा प्रजा का राजा जो है परम धर्म प्रजा का काम है पालन करना, तथा प्रजा किसी प्रकार से दुख में ना हो, तकलीफ न हो। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो राजा उसकी मदद करे, उसकी हेल्प करे, ठीक है। और राजा को जो शत्रु है, जो विदेशी दुश्मन है, उससे हमेशा राज्य को बचाना चाहिए। शुक्राचार्य ने सार रूप में राजा के 8 कर्तव्य बताए। राजा के कौन कौन से कर्तव्य, 8 कर्तव्य, देखो राजा का राजधर्म क्या, 8 प्रकार का राजधर्म है, कौन कौन सा, दुष्टों और अपराधियों को दंड देना। राजा का पहला काम है भैया, जो दुष्ट हैं, जो अपराधी हैं, ठीक है, उनको दंड देना चाहिए। राजा का काम है दान देना, राजा को दान देना यह उसका क्या एक प्रकार से कर्तव्य है। राजा को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए, दान भी राजा की बात है। राजा को प्रजा का परिपालन, यानी राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए ताकि प्रजा खुश रहे, खुशहाल रहे। राजा को राजसूय यज्ञ करवाना चाहिए। राजा जब राजा बने, जैसे कोई राजा बनता है तो बहुत बड़ा यज्ञ करवाता है, तो राजा को भैया राजसूय यज्ञ, यानी राजा बनने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, हवन होता है। तो राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह राजसूय यज्ञ करवाए। न्याय पूर्वक कोष की वृद्धि करे, राजा का यह कर्तव्य है कि जो सरकारी खजाना है, खजाने में रुपया पैसा भरे बढ़े, यह भी उसका एक प्रकार से कर्तव्य है। राजा न्याय पूर्वक क्या करे, अपना जो कोष है, जो रुपया पैसा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करे। राजा अन्य राजाओं के से कर समाप्ति करना, यानी राजा जो है कर का कम से कम, यानी टैक्स कम से कम ले। राजा को चाहिए अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए प्रजा से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, उसको कम से कम ही क्या करना चाहिए, टैक्स को लेना चाहिए। शत्रुओं को मान मर्दन करना, ये राजा को चाहिए कि जो राज्य के दुश्मन है, जो उसके दुश्मन है, उनका दमन कर दे, उनको हरा दे और उनको एक प्रकार से खत्म कर दे। इस बात पे यह भी राजा का क्या भाई धर्म है, कर्तव्य है। निरंतर अपने राज्य की सीमा का विस्तार करे, भैया राजा का यह धर्म है और राज्य का भी यह धर्म है, ठीक है। राज धर्म यही है कि राजा को चाहिए कि वह अपना लगातार अपनी सीमा का विस्तार करे, राज्य जो है वह लगातार बढ़ता रहे, यह भी क्या है, राज धर्म है। और इस प्रकार का राज धर्म कौन बता रहा भैया, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति में राज धर्म क्या है, राजा के कौन कौन से धर्म है उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ तो 8 बता रखे हैं, तो 8 को आपको क्या करना, हेडिंग बना लो। क्या करना जी, हेडिंग बना लो। और हेडिंग बना करके क्या करना है, फिर आप लोग इसको लिखिए, क्योंकि हेडिंग बना करके लिखोगे तो तुमको ज्यादा समझ आएगा। जैसे भाई शुक्राचार्य ने राजधर्म 8 प्रकार के राजधर्म बताए, तो 8 प्रकार जो हैं उनको लिख लो और फिर उनको 2-2 3-3 लाइन 2-2 3-3 लाइन क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ जो लिखा ना, शुक्राचार्य जी ने राजा के 8 कर्तव्य बताए हैं, तो राजा यही क्या है, यही राजधर्म है। राजा भैया अगर अपने कर्तव्यों को
उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर राजा को जो करना चाहिए, अगर राजा वह काम को कर रहा है तो एक प्रकार से वही राजधर्म है। तो इस प्रकार से इसको लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म क्या है? कौटिल्य जो है, जिसे हम लोग आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने कह सकते कि भैया अपनी किताब अर्थशास्त्र में राजधर्म को लेकर के क्या कहा, क्या नहीं कहा। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जो अर्थशास्त्र उन्होंने बुक लिख रखी उसमें राजधर्म क्या बताया। कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य भी इनको बोलते, क्या बोलते जी, इनको आचार्य चाणक्य भी कहा जाता है, जो जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य काल की स्थापना करवाने में बड़ी भूमिका है, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों को सूक्ष्म यानी बहुत विस्तार से बताया है। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न, देखो जो कौटिल्य हैं वह कहते हैं अर्थशास्त्र, अपनी बुक में अर्थशास्त्र में राजधर्म को कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि जो प्रजा है वह अपने धर्म से भ्रष्ट ना हो, यानी प्रजा अपने धर्म का पालन करे। और राजा का यही क्या राजधर्म है, प्रजा स्वधर्म में प्रवृत्त करने वाला राजा ही सुखी है। यानी राजा स्वयं यानी प्रजा स्वयं ही अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करे, यही सबसे बढ़िया राजा होता है। श्रेष्ठ मर्यादा में प्रजा की अवस्थित, यानी राजा की जो प्रजा है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होनी चाहिए। वर्ण श्रम व्यवस्था में नियमित होता है, प्रजा तीनों धर्मों में रक्षित है। यानी राजा का यह धर्म है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा का वह पालन करता है। और राजा का यह धर्म है कि प्रजा स्वयं ही कर्तव्यों का पालन करे, यह राजा के लिए बड़ी अच्छी बात है। आचार्य कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों को दिन और रात में 8-8 पहर में प्रदान किया है। राजा यानी राजा के क्या-क्या कर्तव्य हैं, क्या-क्या काम है, इसको 8-8 यानी 8 दिन में 8 रात में कह सकते हो कि आचार्य चाणक्य ने बताया है। राजा को पुरोहित यानी जो भैया जो पूजा पाठ करते, जो ब्राह्मण पुरोहितों को, विद्वानों को, जो साधु संत है तपस्या करते हैं, इनका आदर करना चाहिए। यानी राजा को साधु संतों का, ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का क्या आदर करना चाहिए। राज्य संचालन में इनसे परामर्श है। राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए जो ज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो साधु संत हैं, उनसे सलाह लेकर के अपने राज्य को चलाना चाहिए। राजा के नैमित कर्तव्य के अंतर्गत राजा उद्योगशील होना चाहिए। राजा जो है उसमें शीलता होनी चाहिए, यानी लोगों को माफ कर दे। राजा का कर्तव्य है कि वह यज्ञ करे यानी हवन करे। राजा का कर्तव्य है कि वह अनुशासन में रहे। राजा का कर्तव्य है कि वह दान दे। राजा का कर्तव्य है कि वह भैया अपने शत्रुओं का दमन करे, शत्रुओं को खत्म कर दे। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को अपना मित्र माने, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, राजा के भैया कर्तव्य हैं, ये राजधर्म है। यानी राजा जो है वह दीक्षा उपरांत अभिषेक करना चाहिए। राजा जो है प्रजा सुख ही राजा के लिए सर्वोपरि है। यानी अगर किसी राजा की, उसके राज्य में जो प्रजा है, जो आवाम है, जो जनता है, अगर वो खुश है, वही उसके लिए सबसे बढ़िया बात है। यही क्या है, उसके लिए श्रेष्ठ है। क्या है, यही उसके लिए भैया क्या है, श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सबसे। पर अगर किसी राजा के राज्य की प्रजा खुश है तो भैया राजा खुश है। क्या है, अगर प्रजा खुश है तो राजा खुश है। अगर एक पर कह सकते हैं राजा में उद्योगशीलता होने से ही प्राप्त की रक्षा सुख समृद्धि। राजा एक प्रकार से राजा में सहन है, शील है, कर्तव्यपरायण राजा है, तो यही राज्य के लिए बहुत जरूरी है। यानी प्रजा खुश हो, खुशहाल हो, यही ये राजा के लिए सबसे कर्तव्य की बात है। यही क्या सर्वोपरि है राजा के लिए, ठीक है। कौटिल्य कहते हैं कि अहिंसा, सुवचन, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमता, वर्णाश्रम, मर्यादा सामान्य धर्म है। राजा के कौन कौन से धर्म बताए गए भैया, आचार्य कौटिल्य कहते हैं राजा का धर्म है कि वह अहिंसक रहे यानी हिंसा ना करे। राजा का काम है कि वह सुवचन बोले, सुवचन यानी सुंदर सुंदर बातें बोले। राजा का कर्तव्य है कि भैया वह सत्य बोले, राजधर्म का। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्रता का पालन करे। राजा दयावान हो, राजा क्षमावान हो, राजा वर्णाश्रम आश्रम को माने, राजा मान मर्यादा के माने। यह राजा का क्या सामान्य धर्म है। राजा को इन धर्मों का पालन करना चाहिए। राजा को ये जो धर्म बताए गए हैं भैया, अहिंसा, सुवचन, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, वर्णाश्रम, मर्यादा, राजा को इन सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, राजा को इन सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता था एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, मत्स्य न्याय क्या है। मत्स्य न्याय का मतलब समझते हो, मत्स्य न्याय में बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए भैया एक तालाब है, तालाब में मछलियां रहती हैं।
अरे सारी मछलियां छोटी छोटी हैं, लेकिन उसमें जो बड़ी मछली रहेगी ना, वो सभी छोटी छोटी मछलियों को खा जाएगी। यानी जो ताकतवर लोग होते हैं, जो पहलवान टाइप के, जो मजबूत होते हैं, जो रुपए पैसे में किसी में भी अगर अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति हमेशा गरीब व्यक्ति का शोषण ही करता है, और वह शोषण करके ही क्या करता है, अपना काम करता है। यानी जो अमीर व्यक्ति होता है, जो बलशाली होता है, जो ताकतवर होता है, वह गरीबों पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका दमन करता है। तो मत्स्य न्याय यह कहता है कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, जहां पर एक प्रकार से जो मत्स्य न्याय है वो समाप्त कर दिया जाए। यानी एक प्रकार से बताता है कि अगर अगर राज्य बनेगा, राज्य में अगर कोई शक्ति रहेगी, तो भैया वहां पर सभी लोग खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर भैया अगर स्कूल कॉलेज नहीं रहेगा तो क्या होगा कि भैया जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, कोई संकट आ गया, तो सबसे पहले भैया कि जैसे सूखा पड़ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे मान लो पानी नहीं हो रहा, ठीक है, तो वहां पर न्याय क्या है, जैसे सूखा पड़ गया कहीं पर, अगर वहां पर मत्स्य न्याय बताता ना, भाई जो मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग, वो लोग पानी छीन लेंगे, वो लोग पानी पी लेंगे, कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हो तो क्या भाई नहीं कर पाएगा ना। तो मत्स्य न्याय का सामान्य अर्थ है बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली का भरण किया जाना। अभिप्राय यह कि तालाब में अराजकता की स्थिति का होना है। तालाब में जो बलवान और समर्थवान होता है, वह अल्प समर्थवान का दमन करता है। भई जैसे मान लो कि जो पहलवान टाइप के लोग होते हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनका क्या करते हैं, उनका दमन करते हैं, शोषण करते हैं, उनका मजाक-वजाक भी उड़ाते हैं ना। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार समाज में देखो, हमारे देश के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, वो कहते थे राज्य में भैया अशांति का माहौल है। क्या है? राज्य में एक प्रकार से क्या है, अशांति का माहौल क्या है, बना हुआ है। ठीक है? क्या है? राज्य में अशांति का माहौल बना हुआ है, इसलिए कह सकते हो, कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए, एक ऐसी ताकत होनी चाहिए, जो राज्य का शासन प्रशासन को क्या है, वह चला सके। ठीक है? यही मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय बताता है कि अगर राजा होगा, अगर राज्य में न्याय होगा, तो ऐसा नहीं होगा जो मजबूत लोग हैं, जो बलशाली लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वह किसी दूसरे का क्या करेंगे, शोषण और दमन कर पाएँगे। इसलिए ये मत्स्य न्याय में कह सकते हो, यहाँ पर इस बात को कहा जाता है, या ये बातें कह सकते हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है? ये मत्स्य न्याय है। ठीक है? यानी बड़ी मछली जिस प्रकार से छोटी मछली को खा जाती है, अगर राजा होगा तो वहां पर जो बलशाली, जो पैसे वाले लोग होंगे, वो गरीब व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण दमन नहीं कर पाएंगे, और तभी समाज में न्याय हो पाएगा। ठीक है? अगर राज्य नहीं रहेगा तो समाज में न्याय व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है, फिर वहां पर मत्स्य न्याय हो जाएगा। अगर अगर राज्य नहीं होगा, अगर राजा नहीं होगा, तो भैया वहां पर मत्स्य न्याय आ जाएगा। यानी वहां पर जो बलशाली हैं, ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले मजबूत लोग हैं, तो भैया वो क्या करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, दमन करेंगे। तो मत्स्य न्याय यही बताता है। मत्स्य न्याय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे 10 नंबर में या फिर 20 नंबर में पूछा जा सकता है। इसको पढ़ करके भी क्या आपको जरूर जाना है, अगर मैं बात करूं। ठीक है? इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आज मैंने आप सबको छठा चैप्टर, 7वां, 8वां, 9वां यानी ब्लॉक 2 जो है, इसमें मैंने काफ़ी चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जैसे मैंने आप सबको पहले बताया था कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर आओगे, तो चैनल पर आने के बाद आपको ना यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बीएसकेजी 178 की क्या है? जैसे आप लोग प्लेलिस्ट को खोलेंगे और प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर देखिए आ गया ना, बीएसकेजी 178 आ गया ना, ये आ गया, देखो ओपन हो गया। बीएसकेजी 178 देखो यहाँ पर मैंने पहला यूनिट यानी 1 यूनिट से लेकर के 5 तक, ठीक है? यहाँ पर मैंने 5 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, और आज आज वाली क्लास में मैंने आपको छठा, 7वां, 8वां, 9वां यानी टोटल अभी तक मैंने 9 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अगले भी चैप्टर की जो क्लास है आपको सारी यहीं से मिल जाएगी। आप चैनल पर आइए, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बीएसकेजी 178 की प्लेलिस्ट ओपन करो और उसको देखो, और अपने पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन और तैयारी करो। ये पेपर 100 नंबर का आएगा, और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। और अगली क्लास भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। क्या है? अगली क्लास भी बहुत जल्द मिलेगी, और इस चैप्टर में मैं पूरी किताब पढ़ा दूंगा। क्या है? ये पूरी किताब को मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है? तो पहले वाला वीडियो देख लेना, 1 चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक। आज वाला भी वीडियो देख लीजिए। अभी और भी 2-3 वीडियो आएंगे इस चैप्टर के, कम से कम 2 वीडियो अभी और मैं बनाऊंगा, और 2-3 वीडियो में पूरी किताब खत्म कर दूंगा। यानी टोटल 4-5 वीडियो होगा
इस किताब का सारे वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से पास हो जाएगा और बहुत मार्क्स भी आपका आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।